इस पॉइंट पे ये बात करना व्हेन बाबर इज़ ऑलरेडी डाउन, मैं मानता हूँ कि उन पे क्रिटिसिज्म कुछ हद तक जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा कि आवाम उनके पीछे पड़ी है। जो आप टीवी पे लगाएं तो बाबर आजम की बुराइयाँ हो रही हैं, तो आई थिंक बहुत ही गलत टाइम पे हुआ था। एंड द फैक्ट दैट ही ओन्स एयरवाई, वो उनका प्लेटफॉर्म है, इस टाइम पे बात करना मुझे समझ नहीं है। जेम्स विंस का जो बैटिंग आर्क है ना, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, उनके स्ट्रेट बैट के शॉट्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हिट रेशियो है उनका इन कंपैरिजन टू अदर बैट्समैन विद इन द टीम। चाहे साइफर्ट ले लो या वार्नर ले लो, ये लोग ज़्यादातर क्रॉस बैट पे ऑफ साइड लेग साइड पे ज़्यादा खेलते हैं, जिसमें चांसेस होते हैं कि ये LBW या अपनी विकेट एजेस वगैरह ज़्यादा दे दें। तो ये चीज़ जेम्स विंस को काफ़ी हेल्प कर रही है। अली रज़ा की ही बॉलिंग पे आ जाते हैं, जिन्होंने 4 लिया इस मैच में। बहुत अच्छी बॉलिंग की, और मेरे हिसाब से एस्टन टर्नर को जो उन्होंने बोल्ड मारा था वो हाईलाइट थी। मैं इनके अंडर 19 के नंबर्स बाय द वे देख रहा था, तो 3 मैचेस ये आई थिंक खेले थे और 9 विकेटें ली थी उनमें 10.66 की बॉलिंग एवरेज से। आप क्रेडिट दो हारिस को कि भाई 2.5 ओवर के बाद भी 8वां ओवर फिनिश नहीं हुआ था एंड दे वर स्टैंडिंग ऑन 83। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। PSL का वीक 2 ख़त्म हो चुका है। टेक्निकली तो पहला वीक ही है, क्योंकि शुरू में वीकेंड पे शुरू हुआ था। तो इस वीक की बात करते हैं। देयर इज़ प्लेंटी टू टॉक अबाउट, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हुए थे और हम ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमने कैमरा को स्टार्ट करना भूल गए थे। तो बड़ी थकावट के बावजूद, जद्दोजहद के बावजूद हम ये सेकंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्विकली सेकंड वीक पे आ जाते हैं अनस भाई, क्योंकि आंखों में आपके भी मुझे नींद दिख रही है। पहले तो मैं ओवरऑल बात करूं, सेकंड वीक में अगर आप देखो तो आपको क्या ट्रेंड्स देखने को मिले, क्योंकि टेबल पे अब इस्लामाबाद तो जो है बहुत कंफर्टेबली टॉप है, डोमिनेट कर रही है। और दूसरा एक ट्रेंड ये नज़र आया कि पिंडी की जो विकेट है वहाँ पे चेज़ बहुत मुश्किल हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग डिफरेंट ऑन दैट विकेट के जो चेज़ हो ही नहीं पा रहा है? यार मे बी जो ओवरऑल T20 का ट्रेंड रहा है कि एवरी टीम हैज़ दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यार अब 200 भी एक पार टोटल बन चुका है। बट हो क्या रहा है, इस बार हमने कुछ चेंजेस देखी कि जो पिच जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग्स में बिहेव कर रही थी वो सेकेंड इनिंग्स में क्वाइट डिफरेंट हो गई। अब इसमें ड्यू फैक्टर एक अलग चीज़ है, आप एक्सटर्नल लेके चल लो उसको, पिच से हम नहीं मिलाते हैं। बट जो मैंने अब तक नोट किया है कि पिच हैज़ बिहेव क्वाइट डिफरेंटली एंड टीम्स केम अप विद अ गुड प्लान। जब टीम 200 से ऊपर का टोटल कर रही है और उनकी फिर बॉलिंग फॉर्मेशन, दे आर गोइंग टू गुड ऑन दी ओपोनेंट, के स्टार्टिंग में ही वो मतलब एकदम फुल अटैक पे जा रही है कि ओपोनेंट कुडंट इवन कम क्लोजर टू द चेस। अब तक आप सारे मैच देखो यार, इतने वन साइडेड 80, 60, 70 के मार्जिन से जा रहे हैं, तो ये चीज़ काफ़ी कंसर्निंग है। कंसर्निंग तो आई थिंक ये भी एक बड़ी चीज़ है कि सारे ही मैचेस में आई थिंक अबव पार टोटल लगे। जहाँ 180 पार है तो वहाँ 200 लग रहा है, जहाँ 200 पार है तो वहाँ 220, 227 लग रहा है। तो आई थिंक ये एक कोइंसिडेंस भी आप कह सकते हो कि अबव पार टोटल लेते हुए चल रहे हैं। फिर छोटी सी बात करूँगा इस्लामाबाद की, और कि व्हाट आर दे डूइंग राइट, के 4 बैक टू बैक मैचेस जीते हैं। पिछले साल से आई थिंक वो कोई 8 से 9 मैच लगातार जीत चुके हैं, क्योंकि उससे जो पिछला साल था तो दे वर स्ट्रगलिंग, प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई नहीं किए थे। तो व्हाट डू यू थिंक दे डिड डिफरेंटली लास्ट ईयर एंड कमिंग इनटू दिस ईयर? यार सबसे पहली चीज़ तो द कंसिस्टेंसी इज़ अबाउट देयर, जो उनकी मैनेजमेंट और एनालिस्ट जो हैं रेहान उल हक, वो स्टैट्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट स्टैट्स को तो हमेशा मानते, बट इन दो जो आप सालों की बात करो, अभी तो खैर चल रहे हैं, बट PSL 9 और PSL 10 सो फार, व्हाट हैव दे डन डिफरेंट फ्रॉम PSL 8? यार इट्स अबाउट बिल्डिंग द कोर लोकल टीम। हमेशा से इस्लामाबाद का रोल रहा है कि हम अपने जो लोकल प्लेयर्स और स्पेशली यंगस्टर्स, बहुत ज़्यादा भी ऐसे प्लेयर्स नहीं जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो टूवर्ड्स रिटायरमेंट जा रहे हों, तो यंगस्टर्स पे कोर बिल्ड की ओवरऑल। शादाब एज अ यंग कैप्टन, उस पर बहुत ट्रस्ट बिल्ड किया और उसके अराउंड टीम इस तरह। इन शादाब एज अ कैरेक्टर खुद इतने अच्छे हैं कि अगेन मैं रिपीट करूँगा, PSL 8 में भी तो कोर मेंटेन थी, अब ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? यार प्लेइंग स्टाइल भी तो काफ़ी डिफरेंट हुआ है ओवर द ईयर्स पे। बीच में आप अच्छा चलो 8 की बात कर रहे हैं, 8 या 7 की, तो उसमें दे वर क्वाइट अनलकी एज वेल कि उनके प्लेयर्स बीमार भी हो गए थे। तो बीच में काफ़ी मैचेस में अगर आपको वो जो परफॉर्मेंसेज नहीं मिली है ना, तो उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 ही नहीं होती थी, बेंच 11 को आपको पुट इन करना पड़ता था उस टाइम पे।
इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार भी इनके प्लैटिनम पिक जो है मैथ्यू शॉर्ट वो अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद आई थिंक दे डिडंट इवन थिंक अबाउट मैथ्यू शॉर्ट। वो अवेलेबल नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट एलेक्स कैरी ने विड्रॉ कर दिया बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक कमिटमेंट, और उसके बाद भी दे स्टिल हैव एन ऑप्शन, और अगर कोई ऑप्शन होता भी तो वो प्लेइंग 11 का पार्ट भी नहीं बन रहा बिकॉज अभी तक दे आर गोइंग सो स्मूथ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी इस्लामाबाद की कि दे डोंट प्ले दैट ब्लेम गेम के यार हमारा ये प्लेयर होता तो हम अच्छा कर जाते हैं। PSL 8 में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स मिसिंग होते जा रहे थे, अब इसलिए यार चलो फॉर्म आउट होती है, बट ये देखो आपके कोर तो काफ़ी सारे बिल्ड किए हैं ना। आजम खान को कोयटा से लिया, यू कुड सी हाउ यू, तो जेसन होल्डर आ गए, जेसन होल्डर आ गए। अच्छा, इसमें भी मैथ्यू शॉर्ट के ना होने के बावजूद भी तो आप देखो तो इन्होंने शफलिंग की है, एक में नवाज खिला लिया, एक में एंड्रूस घोष खिला लिया। देन मैड्रिड और डॉशेस को जिस तरीके से शफल किया जा रहा है, अब तक दोनों ने 2-2 मैच खेल लिए हैं। डॉशेस को पहले बाबर के लिए लेकर आए थे, इस वाले मैच में भी अभी जो रिसेंट मैच हुआ है कराची के अगेंस्ट, इसमें भी डॉशेस को वार्नर और साइफर्ट के अगेंस्ट लेकर आ गए कि पता था कि भाई एक लेफ्ट आर्मर होना चाहिए, तो दोनों फंसेंगे। तो एक काफ़ी अच्छी रिप्लेसमेंट। फिर हमेशा आपके पास ओवरसीज़ में एलेक्स सेल्स, मनरो ही ओपन करते थे, फिर पाकिस्तान लोकल कोर जाता था। तो अब आप साहिबजादा फरहान को आपने रिप्लेसमेंट 3 ओवरसीज़ प्लेयर्स, बिल्कुल 3 ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, 2 के साथ भी जा सकते हैं, वो एक आगे डिस्कशन बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। हमने जो पिछली पॉडकास्ट ये ऐसा वैसे व्यूअर्स को तो शायद ये सब कुछ न्यू सुनता हुआ लग रहा होगा मगर हमें तो ऐसा लग रहा है कि डेजा वू हो रहा है हमारे साथ, और वो शॉर्ट रिकैप में लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया। ऑन दिस गुड नोट हम चलते हैं पहले मैच की तरफ जो इस्लामाबाद का ही था, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़िल्मी। इसमें वही क्रम्बल किए सेकंड इनिंग्स में। इस्लामाबाद पोस्टेड अ वे अबव पार टोटल, ये 243 रन इन्होंने लगाए। साहिबजादा फरहान, मतलब आप इस तरह से देखो कि अभी जो कराची वाला मैच था जहाँ पे बैटिंग विकेट नहीं थी, वहाँ भी वो 166 की स्ट्राइक रेट पे गए थे, और जहाँ बैटिंग विकेट मिली थी इस मैच में 203 की स्ट्राइक रेट से गए थे। तो व्हाट अ सेकंड कमिंग फॉर हिम, और यू कुडंट इवन कॉल इट अ सेकंड कमिंग, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रीफ स्टेंट जो इनका रहा था, या जो लास्ट ईयर लाहौर से खेले थे उसमें डिलीवर नहीं किया था, बट आउटसाइड ऑफ दैट पहले और बाद में नेशनल T20 में और अब PSL में तो ये करते हुए आ रहे हैं। तो इज़ इट रियली अ सेकंड कमिंग फॉर साहिबजादा फरहान, और शुड वी बी अ लिटिल कॉशियस कि ये फेल भी हो सकते हैं? यार एक चीज़ बताओ, अब तक कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो फेल नहीं हुए पाकिस्तान टीम में आके? एक अब तक एक अगर हम ओवरऑल किसी भी फॉर्मेशन ऑर्डर पे देखें तो मेजॉरिटी प्लेयर्स हैव फेल्ड, मतलब जो उनसे एक्सपेक्टेशन रही कि भाई ग्रीन जर्सी में आके डिलीवर करेंगे, चाहे वो तैयब ताहिर हो, इरफान खान नियाजी हो, हैदर अली हो। ओपनिंग स्पॉट में भी हसन नवाज़ चले बहुत यंग हैं, आए मगर वैसा डिलीवर नहीं कर सके। हारिस हैज़ बीन ऑन एंड ऑफ। तो यार ये बंदे, इससे मुझे एक पॉइंट याद आया, शादाब का ही आपने जिस तरह बात कर रहे हो कि पाकिस्तान के कलर्स में डिलीवर नहीं कर रहे, एल्सवेयर हर जगह कर रहे हैं। तो PSL के नंबर्स की बात करें सिंस द लास्ट ईयर, यानी कि सिंस 2024 16 मैचेस खेले हैं, 21.04 का बॉलिंग एवरेज, 7.93 की इकॉनमी। लास्ट ईयर के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, और अब भी ही इज़ ऑन कोर्स टू बिकम अनदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभी तो खैर अर्ली डेज, बट स्टिल गोइंग वेरी गुड। LPL इन्होंने खेला था, आई थिंक लास्ट ईयर खेला था, 9 मैचेस खेला थे, 12.17 की बॉलिंग एवरेज, 6.46 की इकॉनमी, हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे। लेकिन जब T20 में आए, न्यूजीलैंड में इन्होंने कम बैक किया, और उससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप वगैरह खेले थे। 17 मैचेस, 91 की बॉलिंग एवरेज और 10.11 की इकॉनमी। तो डेफिनेटली एक तरफ आप ये आर्ग्यू ज़रूर कर सकते हो कि PSL का वो स्टैंडर्ड नहीं है, बट ये तो है कि पाकिस्तान में प्लेयर्स आरंट फ्लरिशिंग, जो पेस है वो गिर रहा है, जो फॉर्म है वो गिर रही है। मे बी एट टाइम्स वी आर रशिंग टू मच, कि एक प्लेयर का एक शॉर्ट स्टिंट देखकर ही हम एकदम से ग्रीन जर्सी ऑफर कर देते हैं कि आओ डगआउट का पार्ट बनो, प्लेइंग 11 में जगह बनाओ। तो इसमें हम फिर प्लेयर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इट्स अबाउट द प्रोसेस कि मैनेजमेंट किस बेसिस पे रिक्रूट कर रही है प्लेयर्स को। बेशक उसका कमबैक हो, मैं नहीं कहता डेब्यू करा रहे हो आप, क्योंकि हम एकदम से प्लेयर से ये उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि भाई ये तो वर्ल्ड कप जिता देगा। अब लेट से साइम अयूब आए थे पाकिस्तान टीम में, राइट? साइम अयूब आते ही वाज़न्ट प्लेइंग एट हिज ओपनिंग स्पॉट,
साइम बाबर रिजवान। इसी से वैसे होल्ड दैट थॉट एंड यू कैन कंटिन्यू सेइंग व्हाट यू वर सेइंग कि एक पता नहीं कोई एक मोहम्मद हफीज़ कह रहे थे या कौन कह रहा था कि जिस तरह साइम अयूब को कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं वो साहिबजादा फरहान को या किसी भी और यंगस्टर को नहीं दी गई। तो एक ये भी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जो चीज़ सही कर रहे हैं तो एक तरह से सही करने वाली चीज़ पे भी ब्लेम हो रहा है और आप उल्टा वो एक तरह से डिस्करेज कर रहे हो। बट डू यू थिंक कि साइम अयूब हैज़ बीन दैट गोल्डन चाइल्ड जिसको हमने अच्छी प्रेफरेंस दी, जो कि सबके साथ करना चाहिए, बट यू थिंक कि उनको अकेले वो प्रेफरेंस देना थोड़ा गलत नहीं है? यार ये इसके दोनों पहलू हैं। गलत आप एक उस नज़रिए से देखो, अगर आप साहिबजादा के फैंस हो या दूसरे और प्लेयर्स जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई या ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, तो वो तो चाहेंगे कि कंसिस्टेंट फॉर्म आप एक कंसिस्टेंट चांसेस मिले। बट साइम या कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना आपके, जब वो आते हैं तो आपको एक अलग से ही सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है कि यार कुछ भी कहो इसको मुझे टीम में रखना है, ये डिलीवर कभी ना कभी जब डिलीवर करेगा तो ऐसा करेगा कि मतलब जैसे फ़खर ज़मान की एंट्री हुई थी पाकिस्तान टीम में, उसके बाद से आप जब भी फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म भी जाते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ कम बैक वाली क्यूरियोसिटी कि यार इसको लेकर आओ, ये कुछ ना कुछ कर जाएगा। बट हाँ, एक फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आपने चलो साइम अयूब को बहुत ज़्यादा मैच दिए तो एक कंसिस्टेंट मैचेस विद दैट पोजीशन एज वेल भी बहुत ज़रूरी है। ये याद रखें कि साइम अयूब ने अगर वर्ल्ड कप 2024 में ओपन एज एन ओपनर नहीं आए थे, स्टार्ट ही नहीं कर रहे थे, स्टार्ट ही नहीं कर रहे रिजवान से जी, वो शायद 2 डाउन पे फ़खर के भी बाद आ रहे थे वो। तो एक तरीके से तो सेंस बनता ही नहीं। और यही सेम केस में साहिबजादा के लिए भी बोल रहा होता हूँ बार बार कि भाई हमने 7 पे भेज दिया, उनको हम पहले वाटर बॉय बना के लेके चल रहे थे और एक फाइनल मैच में कॉन्सोलेशन विक्ट्री के लिए आप 7वें नंबर पे लेकर आ रहे हो, तो जहाँ पे आप बिल्कुल क्या कहते हैं मीनिंगलेस सिचुएशन हो गई। ऑस्ट्रेलिया में भी साहिबजादा को आपने अपने टफेस्ट मैच में जो एक शॉर्ट T20 बारिश की वजह से रेन अफेक्ट गेम हो गया था, उसमें बाबर रिजवान में से एक बैठ गए थे कि चलो इसको आगे भेज दो। बाबर बैठे थे, हाँ, वो 1 डाउन लेटर आ गए थे कि भाई ये थोड़ा सा एक क्विक स्टार्ट ले लेगा, बट दैट वाजंट द सैम्पल साइज वी कुड यूज फॉर हिज परफॉर्मेंस। यार इट वुड बी हार्श ना। तो ये चीज़ एक कोई रिकॉर्ड भी तोड़ा है, आई थिंक निकोलस पूरन के साथ वो इक्वल हुए हैं मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज के लिए इन कैलेंडर ईयर इन द स्टार्टिंग में। हाँ, कंसेक्यूटिव। तो बिग थिंग्स फॉर हिम। अच्छा, मैच पे आगे बढ़ते हैं। कॉलिन मनरो एक बहुत अच्छा सपोर्टिंग रोल किया, 40 ऑफ 27 बॉल्स। अच्छा, ना सिर्फ एज अ बैटर बट एज अ पार्टनर और एज अ लीडर वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये बंदा बुढ़ा हो गया है, एट दिस स्टेज भी वो खेले जा रहे हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी देखो, जिस तरह वो लेते हुए चल रहे होते हैं। जब जेसन होल्डर आ रहे थे बैटिंग पे और वो विकेट दे के जा रहे थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो पूरी उन्होंने आई थिंक 8 या 10 सेकंड वो वहाँ खड़े हुए जेसन होल्डर को गाइड किया कि किस तरह विकेट बिहेव कर रही है, और वहाँ उन्होंने फ़ायदा उठाया। जेसन होल्डर ने डाउन दी ऑर्डर आके हिटिंग की। तो कितना अच्छा होता है ऐसा प्लेयर होना। और ये प्लेयर ना भी खेल रहा हो, एट दिस एज ही हैज़ ओनली थिंग्स टू गिव टू दिस आई थिंक डग आउट। तो कितना यूजफुल है ऐसा कॉलिन मनरो जैसा प्लेयर होना। यार एक तरीके से समझो कि एक ऐसे गोल्डन प्लेयर्स हैं आपके आइडियल, जो PSL का पार्ट बने हैं, एंड दे हैव बीन क्वाइट कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेटिंग एवरी ईयर। और अब तो ऐसा है ना, शुरू के सीजन में ये था कि बहुत क्विक शफलिंग हो रही थी कि एक प्लेयर कराची में एक सीज़न खेल रहा है, फिर इस्लामाबाद में आ रहा है, फिर 1-2 साल बाद वापसी कराची में जा रहा है। कॉलिन मनरो हैज़ बीन समवन जो कंसिस्टेंटली इस्लामाबाद का ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं अलॉन्ग द प्लेयर्स। तो ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड फैमिली। तो उनको वहाँ का एक कल्चर पता चल गया है, वहाँ की जितने भी मस्ती मजाक और इन्वायरमेंट और किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है अंडर द मैनेजमेंट। और फिर वो ये कल्चर को गोइंग फॉरवर्ड लेके चलने में बहुत हेल्प करता है कि मतलब रेहानुल हक वगैरह ने और ये मैनेजमेंट में एक इंस्टिल कर दिया, बट ये कैरेक्टर्स हैं और ये सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि उसको कंटिन्यू रखते हैं। यार एट टाइम्स कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो शायद चाहते हैं कि अपने इंटरनेशनल रिटायरमेंट के बाद भी हम एक अच्छी क्वालिटी क्रिकेट खेलें, जिसमें एक कह लो कि एक हनीमून पीरियड गुजार रहे हो, आपकी एंजॉय कर रहे हो। यस, बड़ा कंट्रोवर्शियल ये आपने अलग ही तरफ तीर छोड़ दिया एकदम हवा में कि इस पे कभी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। नहीं, बट एक उनका आप इन्फ्लुएंस है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि बैटिंग में हो ना हो, बट धोनी बीइंग इन द ड्रेसिंग रूम, धोनी नॉट जस्ट बीइंग इन द ड्रेसिंग रूम, बट वो डाउन द आयल जब
ग्राउंड पे भी वॉक कर रहे होते तो और जितना भी वो तो फैंस ये और तो ये खैर वही सब चीज कंट्रोवर्शियल बनी हुई है कि उसी के लिए रखा हुआ है उनको। बस, मगर नहीं काफ़ी हद तक फ़र्क भी पड़ रहा है बिकॉज नॉट हैविंग एक ऋतुराज गायकवाड को कैप्टन बनाया, बट टू बिल्ड अ प्लेइंग 11 एक यंगस्टर्स को सही तरीके से सेटल करके जाना, वो बेसिकली चाह रहे हैं कि भाई इनकी रहने में हो। खैर मंदरो की भी हम बात कर रहे हैं, मंदरो हो गए, एक दो काफ़ी और ओवरसीज ऐसे। आई थिंक हम डैरन सैमी को बहुत क्रेडिट देते हैं, लेके वो उन्होंने पीएसएल को उठाया, नो डाउट वो जिस टाइम पे जब कोई पाकिस्तान नहीं आ रहा था आए थे, बट ये भी जिस तरह से लेते हुए चले हैं वो एक ब्रांड के लिए अच्छा रहे, टीम के लिए अच्छा रहे, तो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। एक छोटी सी मैं सलमान आगा की बात करूंगा, डाउन दी ऑर्डर वैसे तो ये ऊपर की बैटिंग करते हैं और 1 डाउन 2 डाउन के बैटर हैं, यहाँ पे 30 रन्स किए ऑफ 15 बॉल्स, और एक बॉल मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, आई थिंक अलजारी जोसेफ ने की थी या अली रज़ा ने की थी, शॉर्ट बॉल ट्राई की कि उनको थर्ड मैन पे आउट किया जाए, लेकिन वो उसको पहले कट करने जा रहे थे, फिर उनको कहा नहीं यार ये टाइम नहीं है, तो पीछे की तरफ ही उसको मैं हल्का सा बैट दूँ, और वो छक्का चला गया था। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि भाई यू कैन अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, और पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली रन कर रहे हैं, तो सुपर्ब रन ऑफ फॉर्म फॉर हिम, कैप्टनसी भी मिली है और वो जो एक सीनियर रोल है उसको बड़ा अच्छे से निभा रहे हैं। यार एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जब आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है ना कि मेरे अंदर कुछ वीक पॉइंट्स हैं एज अ प्लेयर, या शायद मैं सिर्फ एक लिमिटेड ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो सलमान अली आगा को पता चल गया था कि उन पे एक हाईलाइट हो रहा था कि भाई ये एक ओडीआई फॉर्मेट के एक डिसेंट प्लेयर हैं, और ज़्यादातर उसमें भी हमने जुल्म किए, बट यस हाँ उसमें भी जुल्म किया, वो हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस पर। तो वो टेस्ट मैच के अंदर भी चलो मैं आ जाता हूँ, बट T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट मुझसे बिल्कुल भी सूट नहीं करती, ये लोगों का ओपिनियन है, मैनेजमेंट का ओपिनियन है। तो वो गलत प्रूफ करने के लिए वो इम्प्रोवाइज़ इतना कर रहे हैं, और अच्छे वे में इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं कि भाई यूज़फुल नॉक्स खेलूँ, बर्डन ना बनूँ मैं। आई थिंक रेहानुल हक ने एक बड़ी तारीफ करते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट माइंड्स आई हैव सीन, एंड दैट शोज़ कि जिस तरह से गेम को अडेप्ट कर रहे हैं, और इवन एट दिस एज आई थिंक 31-32 के हो चुके हैं, तो ही स्टिल इम्प्रूविंग। यार ये चीज़ साउथ अफ्रीका में जब वो माइक्स लगे हुए थे ना विकेट्स में, और आप देख सकते हैं कि वो चिल्ला रहे नसीम शाह रन लेना था, ये उनकी जो एनर्जी है ना ड्यूरिंग द बैटिंग या फील्डिंग में, तो नज़र आ रहा है कि ही सो मच एक्टिव एंड सो मच इनटू द गेम। एट टाइम्स प्लेयर क्या होता है साइड में ऐसे खड़ा हुआ होता है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट नोट किया, मैं आपके पॉइंट की वजह से मुझे इसका दूसरा पर्सपेक्टिव आया। हम उसको बड़ा इंजॉयबल मोमेंट कहते हैं, या नसीम शाह को हम कहते हैं कि यार क्या वो एनर्जी लाता है, लेकिन आप सलमान आगा के यहाँ पे क्रेडिट पता है आप क्या दोगे, कि वो उस मैं बोलूँ अगर मैं वहाँ मौजूद हूँ और मेरे सामने एक बॉलर खड़ा और वो मुझे बता रहा हो मैंने इतने साल डोमेस्टिक में बैटिंग करते हुए लगा दिए, तो मैं शायद चिड़ूँ या मैं शायद उसको समझाने की कोशिश करूँ, बट द फैक्ट दैट ही एक्टेड लाइक अ सीनियर प्लेयर, हालांकि नसीम शाह उनसे पहले से टीम में मौजूद है, बट उनकी भी सुनी और अपने हिसाब से गेम खेला, दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव, और आज की यानी कि इस मैच की इनिंग्स में भी हमें वो दिखा। नहीं इस तरह के आप प्लेयर रोल्स में आप देखो कि एक अगले बंदे को भी आप जगा दोगे सोते हुए में, कि अगर एक होता है ना अक्सर हम बैटिंग कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि अगले प्लेयर दोनों बैट्समैन आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दोनों अपना गेम प्ले कर रहे हैं, इवन इन द फील्डिंग एज वेल। ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए आपको इन क्रिकेट, स्पेशली फॉर पाकिस्तान। तो इनका ये रोल मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया कि यार आप इस चीज़ में भी काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। एक छोटी सी मोहम्मद अली पे बात कर लें, हम जो कंसर्न से वही पूरे हुए। 12.75 की इकॉनमी से बॉलिंग की, इन्होंने 4 ओवर में 51 रन दिए। एट नो पॉइंट डिड ही सीम लाइक ट्रबलिंग दी ऑपोजिशन, और इसका पूरा फ़ायदा उठाया जो 2 मैच खेले हैं पेशावर ने, और जो 2 मैच बुरी तरह हारे हैं, दोनों में उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही, और इट वाज अबाउट टाइम दैट दे रियलाइज कि उनकी जगह नहीं थी, और एक डायमंड कैटेगरी का प्लेयर इनका आई थिंक ज़ाया हो चुका है। डू यू थिंक ही हैज़ प्लेड हिज लास्ट गेम, या इनका चांस है अभी भी? यार मेरे हिसाब से क्योंकि लास्ट टाइम मुल्तान की टीम से खेल रहे थे होम गेम्स में, मुल्तान की कंडीशंस में ही हैज़ अ गुड बॉलिंग एवरेज, काफ़ी अच्छी विकेट्स, काफ़ी ज़्यादा विकेट्स भी वहाँ पे लिए हैं, वो जगह सूट करती है, तो दे माइट टेक अ चांस कि जब मुल्तान में एक गेम तो होगा तो दे माइट वांट टू गो विद हिम एज वेल, जस्ट वन गेम। एक गेम तो होगा, ऐसे एक गेम उनको चांस दिया जाएगा, एक गेम उस वाले गेम में शायद चांस दिया जाए, बट ये भी हो सकता है, एक अनदर पर्सपेक्टिव है कि अगर टीम फॉर्मेशन, क्योंकि आज जिस तरह ज़ल्मी जीती, बल्कि हम कहेंगे कल के मैच में जीती, तो उस अगर देखा जाए तो उस फॉर्मेशन को भी कैरी करना चाहेगा ज़ल्मी, बिकॉज जैसे हमने पहले बात की। आपको मैं ये याद दिलाता चलो, आई नो वी आर गेटिंग अहेड ऑफ थिंग्स, लेकिन उस मैच में 4 बॉलर से गए थे स्पेशलिस्ट, जो 5वां था वो हुसैन तलत और साइम अयूब ने शेयर किया था, तो अभी भी स्पेस तो है एक बॉलिंग ऑप्शन की। बिल्कुल स्पेस है। फिर अगर
आपने अगर बॉलिंग ऑप्शन कट किया है तो यू वेंट बैटिंग हैवी ना, तो वो वहाँ पे आपको फिर एक बैट्समैन को या तो कट करना होगा और फिर बॉलर की जगह लानी होगी. देन अगेन मैं रिपीट करूँगा कि भाई मार्जिन ऑफ एरर्स कम है. आपके ऐसा मैचेस आपके ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं और आप एक मैच जीते हो. और नेट रन रेट को भी देखना होगा. इवन आफ्टर विनिंग बाय अ कन्विंसिंग आई थिंक 120 समथिंग मार्जिन से, तब भी अभी इनका नेट रन रेट नेगेटिव में है. वो तो रहेगा ना, बिकॉज आपने जो 3 हारे भी हैं वो कोई इतने क्लोज का काउंट. हाँ 2 जो हारे भी हैं आपने, 2 हारे या 3? 2 हारे ना, एक 80 रन से हारे थे, एक अराउंड 100 रन से हारे थे, तीसरा. हाँ 3 हार सही, 3 में से 2 हारे, बट वो 2 गेम्स में हैवी डिफीट्स रही हैं. अभी एक का तो कंपनसेशन कर लिया आपने, एक और का भी करना है, एंड देन यू नीड टू गो पॉजिटिव, प्लस आपको अपनी रैंकिंग टॉप 4 में मेंटेन करनी है. बट ऑन दी अदर हैंड हुसैन तलत आई नो कि ऐसा नहीं कि वो 4 ओवर के बॉलर बन जाएंगे, बट जैसे हमने अपनी जो प्रीव्यू पॉडकास्ट है उसमें भी बात की थी कि वो नेशनल T20 में बहुत अच्छे बॉलिंग फिगर से चलते हुए आ रहे थे, और बॉलिंग इनफैक्ट उनका फोटे रहा था, वो डर नहीं देते. एज ए कैप्टन मुश्किल पोजीशन में बॉलिंग कर रहे थे. आई थिंक इसी मैच में पेनल्टीमेट ओवर इन्होंने किया था और अच्छा किया था. ओवरऑल इकोनॉमी इनकी अभी अच्छी नहीं है, बट ही इज ट्रस्टिंग हिमसेल्फ. एक अच्छे माइंडसेट में दिख रहे हैं यार. उनका जो कंट्रोल है ना ड्यूरिंग हिज स्पेल वो बहुत अच्छा रहा है, और वो क्रेडिट गोज टू नेशनल T20 का. आप अगर बता रहे हैं कि वो कैप्टन एज अ कैप्टन ही इज क्रिएटिंग दैट ट्रस्ट विद इन हिमसेल्फ कि यार मैं आके ओवर्स करूँगा, वो टीम को एडवांटेज दूंगा, तो वो चीज़ उन्होंने ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड की है इन PSL, और ये बहुत अच्छा साइन है. और काफ़ी हद तक अगर आप देखें, मैं हुसैन अगर मैं टूर्नामेंट से पहले देखूं तो आई वोंट ट्रस्ट हिम फॉर इवन हैविंग 3 ओवर्स. मैं 1 ओवर करवा लूं अगर किसी का बैड डे हो, बट राइट नाउ आई फील लाइक कि भाई आप इनसे तो सही टाइम पे ओवर्स कराओ, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ ए मिनिमम. पावर प्ले में भी ओवर्स किए, डरिए तो मोहम्मद आमिर बने हुए टीम के. अच्छा, एक और चीज़ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, ये इस्लामाबाद से इन्होंने स्टार्ट लिया था, बीच में ज़ल्मी में आए थे. एक दफ़ा ये शायद किसी और टीम में गए, आपकी नॉलेज हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन ये इस सब के बावजूद पाकिस्तान टीम में भी आ चुके हैं. अब एज के भी उस स्टेज पे आ चुके हैं कि ही डजंट हैव लाइक अ 10 ईयर. शायद लाहौर के लिए भी कर चुके हैं, शायद लाहौर कलंदर्स शायद तीसरी टीम है. आपकी मेमोरी पे मैं भरोसा करूँगा. तो ये उस तरह से कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहे अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू सीजन, लेकिन द फैक्ट दैट ही कीप्स कमिंग बैक, ही कीप्स इवॉल्विंग हिज गेम. अब आई थिंक वो उन्होंने चीज़ अपने जहन से उस तरह से ऑब्सेशन निकाल दी है कि पाकिस्तान टीम में वापस आना है, तो ही इज़ फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़ गेटिंग. और बॉडी लैंग्वेज पता चल रही है, ही इज़ फोकस्ड ऑन व्हाट ही इज़ डूइंग. इनकी बैटिंग में मुझे बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इवन इन हिज बॉलिंग. काम, कूल, फोकस्ड, एंड लग रहा है कि इन्होंने ही हैज़ डन द हार्ड यार्ड्स. तो आई होप ये अच्छा करते हैं, क्योंकि ही इज़ वन नेम दैट वी कैन कंसिडर इफ़ नॉट फॉर द T20 वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका के ODI वर्ल्ड कप में, क्योंकि सीमर भी हैं बैटिंग मिडल ऑर्डर में, लेफ्ट हैंडर, तो वन नेम टू कंसिडर. नहीं, आई थिंक ये चीज़ उनके दिमाग में होगी, और ये कि लॉन्ग टर्म देखें विजन, तो ही माइट बी अ गुड सिलेक्शन. ये हम आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बात कर रहे थे वन नेम, बट देन अगेन जैसे उस्मान खान को हमने कभी मैच नहीं दिया था, उनको तो खैर डेब्यू नहीं किया था, इनको काफ़ी अर्से से मैच नहीं दिया, तो ये प्रॉब्लम है. आई होप इनको कंसिडर किया जाए बिकॉज ही इज़ प्रूविंग टू बी अ नेम. फिर पेशावर की बैटिंग की तरफ आ जाएं तो नॉट मच टू टॉक अबाउट. एक हारिस की अच्छी इनिंग्स थी शुरू में ही, आई थिंक जो आप कहते हैं ना बैकबोन ब्रेक कर दी थी. साइम अयूब की अर्ली विकेट ली थी, और बाबर की भी विकेट ले ली. बेन वॉर्शेस को ये एक मैच के लिए लाए थे, अब तो दूसरा मैच खिला दिए, बट इसमें स्पेसिफिकली लाए थे. नसीम शाह ने भी वो क्लोजिंग सेरेमनी में बात की थी कि एक लेफ्ट आर्म सीमर, हम डेटा पे काम करते हैं, तो वो बाबर के अगेंस्ट अच्छा था मैचअप और विकेट ली. तीनों मैचेस में लेफ्ट आर्म सीमर ने विकेट ली है. तो कंसर्निंग साइंस फॉर पेशावर कि अभी तक बाबर हैजंट बीन डूइंग एनीथिंग. एक में 0, एक में 1, एक में 2 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ये तो काउंटर सही चल रहा है, मगर जब तक काउंटर 10 तक भी ना पहुंचे तब तक टूर्नामेंट ऑफ हो जाएगा. नो, बट व्हाट डू यू मेक ऑफ बाबर्स बैटिंग? बड़ा कंसर्निंग बात तो है यार. जोक्स अपार्ट, ये काफ़ी हद तक ये सोचना पड़ेगा आपको, बिकॉज ही इज़ योर कैप्टन, और फिर एक एंकर रोल प्ले कर रहे हैं, और देखा जाए तो बर्डन कर रहे हैं टीम पे, बिकॉज आपके पास टीम में ऑलरेडी 2 ओपनर्स हैं जो आके एक तेज गेम फ्लो बना सकते हैं. नॉट जस्ट मिचेल ओवन और मोहम्मद हारिस भी तो कर सकते हैं ना. मोहम्मद हारिस ने अभी पाकिस्तान अच्छा, मोहम्मद हारिस ने तो क्लियर कर दी, विच इज़ अ बिग न्यूज़ एज वेल, कि उन्होंने बोला कि जब फ़खर और साइम फिट होंगे तो वो ओपन करेंगे, तो ही इज़ बीइंग लुक्ड एट एज अ मिडिल ऑर्डर ऑप्शन. यार ही कुड बी, बट अगर लेट से कि कोई ना हो, हाँ, कोई आउट परफॉर्म करने, कोई अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो,
तब आप ये बोलोगे कि यार तुम मिडिल में ही रहो, मैं किसी और एंकर प्ले सऊद शकील या XYZ एंकरिंग रोल पे लेके आ जाऊँ। तो यहाँ पे मेरे ये चीज़, अगर आप कराची की एग्जांपल लें तो कराची ने जैसे शान मसूद को लास्ट ईयर से अब कैप्टनसी से हटा दिया, राइट? क्यों हटाया? उनको पता था कि एक एंकरिंग कैप्टन, लोकल कैप्टन अगर वो नहीं डिलीवर कर सका तो इट वुड बी टफ कि एक मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट आप कैप्टन को हटा नहीं सकते। तो इस मतलब एक तरीके से एक पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो उसकी जगह कोई और भी आ सकता है। तो यहाँ ज़ल्मी के लिए ये है कि यार बाबर नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जनरेशनल बैट्समैन पाकिस्तान हैज़ एवर हैड इन द 2 decades। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अब उसको कैप्टन बनाना, उसकी जगह किसको लेकर आओगे, वो आप कर नहीं सकते हो। इतना छोटा टूर्नामेंट है, आपको पूरे मैच खिलाने। तो ही नीड्स टू स्टेप अप, छोटे मोटे कैमियोज करे, गो हेड दे, 30 रन मारे एंड दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म सेट करे। ये भी रही है कि ये बैट पैच उनका चल रहा है बहुत पहले से, बट अभी मैं रिसेंटली सलमान इकबाल का एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बाबर आजम डिडंट एग्री टू कम, आई थिंक 1 डाउन की बात की जा रही थी, तो वो मिडिल ऑर्डर में आना नहीं चाह रहे थे, जिसकी वजह से उनको कैप्टनसी से निकालना पड़ा, इनफैक्ट उनको टीम से निकालना पड़ा और फिर वो पेशावर का पार्ट बने। ठीक है कि आपके लिए एक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, बट यू मूव्ड ऑन फ्रॉम हिम। अब ये तीसरा सीज़न है जो कि पेशावर से वो खेल रहे हैं। इस पॉइंट पे ये बात करना व्हेन बाबर इज़ ऑलरेडी डाउन, मैं मानता हूँ कि उन पर क्रिटिसिज्म कुछ हद तक जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या ही हो जाएगा कि आवाम उनके पीछे पड़ी है। जो आप टीवी पे लगाएं तो बाबर आजम की बुराइयाँ हो रही हैं, तो आई थिंक बहुत ही गलत टाइम पे हुआ था। एंड द फैक्ट दैट ही ओन्स एयरवाई, वो उनका प्लेटफॉर्म है, इस टाइम पे बात करना मुझे समझ नहीं आई। यार देखो, बिल्कुल मेरे ऑब्वियसली सिंपैथी बाबर के साथ है कि आप उसकी टेक्निक और उसके गेम प्ले पे बात करो और अभी उसको इनकरेज करो, बट क्योंकि यार PSL का सीज़न है, देखो उनको भी कंटेंट निकालना था। ये याद रखो कि उस पॉडकास्ट के अंदर वो एक बात एक मौके पे की गई थी, और हर पॉडकास्ट में आपको पता है शॉर्ट्स और रील्स कंटेंट निकलता है, जैसे हमारा भी निकलता है, हम भी नहीं बनाते हैं, आप उस पर काफ़ी मेहनत करते हो बनाने में। तो वो एक बात की गई थी और उसको एक तरीके से ऑब्वियसली देखो TRP के लिए तो हाईलाइट किया जाता है, पर उन्होंने उस सेंस में कहा था कि बाबर वॉजंट विलिंग एंड हमारे और आगे प्लान्स थे कि हम उस पोजीशन पे किसी और को भी फिट करें, एक नए कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, बिकॉज ही डिडंट ब्लेम बाबर फॉर कराचीज फेलियर ओवर द ईयर्स, बट वो एक नए सेटअप के साथ जाना जाए। नॉट जस्ट बाबर, इमाद और आमिर का भी नाम लिया था उन्होंने कि हम उनसे भी मूव ऑन करना चाह रहे थे और वो खुद जाना चाह रहे थे, जैसे आमिर क्वेटा के लिए जाना चाह रहे थे। तो हाँ, कहीं हद तक थोड़ा गलत टाइमिंग भी थी, बट मैं कंप्लीटली नहीं कहूँगा कि वो बाबर एजेंडा बाबर एजेंडा नहीं कहूँगा, बट आई थिंक बीइंग इन दैट पोजीशन, वो इतने सारी कंपनीज के CEOs हैं, कोई इतने पैटी तो है नहीं कि उनको रील वगैरह का कंटेंट बनाना है। आई थिंक ही कुड हैव डन बेटर, ही कुड हैव। वो देखो रील कंटेंट तो उन्होंने नहीं बनाना, बट उनकी जो मैनेजमेंट है, जो भी पॉडकास्ट चैनल ARY का जो चैनल है पॉडकास्ट का वो रन कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली इस तरह के कंटेंट में तो बिलीव करते, क्योंकि सलमान इकबाल इटसेल्फ वो एक ब्रॉडकास्टर, पूरी एक चैनल चला रहे हैं प्रॉपर, स्पोर्ट्स का अलग, ड्रामा का अलग, न्यूज़ का अलग, तो वो तो चाहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बने। वो तो देखें, कोई बात तो अभी आप देखो, अभी रेलू कट्टे की पॉडकास्ट और डिफरेंट आ रही हैं जिसमें लोग पिक कर लेते हैं, तो उनकी ज़रूरत भी नहीं है कि वो इस पर रील बनाए, तो ये तो पिक होगा। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि यार पहले ही बंदा ही इज़ डाउन एंड आउट, यू आर इन दैट पोजीशन। एक तरफ आप तारीफ़ अपनी करते हो कि यार PSL को आपने बनाया, पैसे दिए, फिर अब जब एक प्लेयर और एक जब आप खुद वो फेस करते हो ना, यार सलमान इकबाल कहता है कि मुझे सोशल मीडिया तंग करता है कि हर वक्त हेट और वो सब मिल रहा है, हर चीज़ हाईलाइट हो रही है, तो मेरे हिसाब से ही कुड हैव बीन केयरफुल। खैर आगे बढ़ते हैं, हमने सलमान इकबाल पे काफ़ी टाइम लगा लिया, बट ओवरऑल गुड बॉलिंग लाइनअप इस्लामाबाद की, जहां उनके पास इतने सारे ऑप्शन थे उसका फ़ायदा हुआ। सब ने विकेट्स पिक की, मतलब हाँ, सारे बॉलर्स जिन्होंने बॉलिंग की उन्होंने विकेट पिक की, तो थिंग्स वर्किंग फॉर इस्लामाबाद। यार एब्सोल्युटली एक अच्छा बॉलिंग फ्रूटफुल कॉम्बिनेशन है इनके पास, और स्पिन ऑप्शंस अगर आप देखें कि आज जो अभी रीसेंट मैच फिनिश हुआ है उसमें नवाज़ ने भी अपना इस्लामाबाद डेब्यू कर लिया है। एक ओवर बेशक करा है, बट एक स्पिन ऑप्शंस में काफ़ी अच्छा एज मिल गया इस्लामाबाद को, शादाब, इमाद, नवाज़। फिर फास्ट बॉलिंग में आपको पता है कि डॉशेस और मेडिट एज ओवरसीज रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेटिव आपको इतने अच्छे मिल गए मैचअप्स के हिसाब से। होल्डर हैज़ बीन द कंसिस्टेंट ओवरसीज ऑलराउंडर फॉर इस्लामाबाद, और ये अगर फाइनल तक अगर पहुंचते भी हैं तो ये रहेंगे परमानेंट पार्ट विद नसीम शाह। तो ये आपके फास्ट बॉलिंग, दे नो दे स्पॉट्स के इनके फिक्स प्लेयर्स कौन से हैं। नो डाउट इनके प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, बट बैकअप्स भी इनके पास इतने अच्छे हैं।
बैटिंग हैवी में देखें तो आज़म खान भी है, हैदर अली भी है, फिर अच्छा, हाउ गुड इज़ इट कि अभी से इवन इन दीज मैचेस जीत भी रहे हैं, कॉम्बिनेशन ट्राई भी करें. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन से जाते जाते हो और आप बैकअप या बेंच स्ट्रेंथ नहीं देखते, तो इन्होंने बेंच स्ट्रेंथ को भी अभी से चेक कर रहे हैं, तो एवरीथिंग वर्किंग फॉर देम. यार ये चीज़ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. देखो कि हमने पहले भी शायद बात की थी कि जो सीज़न में इनके सारे प्लेयर्स बीमार हो गए थे और फीटिंग समथिंग, और पूरी बेंच 11 खिलाई गई थी, तो वहाँ से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, बिकॉज उसमें कुछ मैच जीते भी थे ये, कि एक बेंच स्ट्रेंथ अगर आप उतार दो, और उसमें 2 ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ आप जा रहे थे. मनरो तक नहीं खेल रहा था और वो बाउंड्री लाइन पे बैठ के देख रहा था, बिकॉज उसका उस टाइम पे कोई डायरिया वगैरह हुआ था, तो पेट अपसेट था, काफ़ी प्लेयर्स बीमार थे. तो वहाँ से इस्लामाबाद को आज इस मौके पे, पिछला सीज़न इस सीज़न में ये एक एज मिलता है कि वो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर कि भाई हम लोग अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी उतार सकते हैं इन क्रूशल मैचेस, और वो प्लेयर्स पे बर्डन नहीं होगा, ना कोई ब्लेम आएगा अगर हम हारते भी हैं. तो वी शुड एटलीस्ट ट्राई, ताकि प्लेऑफ्स तक हमारी टीम, हमें कॉम्बिनेशन चेंज करने में कोई टेंशन ना हो. ये गाइस मिलता है बाकी 5 टीमों के मुकाबले. ठीक हो गया, नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं. द बिग मैच, लाहौर वर्सेस कराची. आई थिंक कंफर्टेबल विक्ट्री फॉर लाहौर. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप जब बुरी से बुरी फॉर्म भी रही है कराची की, तो भी वो लाहौर को हराते हुए आए हैं. बट इट नॉट टू बीट दिस टाइम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट के 4 जो मैचेस थे वो कराची जीतते हुए आई थी. बट फाइनली लाहौर गॉट देयर रिडेम्पशन, एंड हु एल्स बट फ़खर टू डू थिंग्स. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमने पॉडकास्ट में बात की थी इनके प्रीव्यू में, वही होते हुए दिख रहा है कि फ़खर पे ओवर रिलायंस है और शाहीन शाह अफरीदी के अर्ली विकेट लेने पे है. और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक कैच ड्रॉप भी हुआ था फ़खर का. तो हाउ बिग ऑफ अ मिस्टेक वाज इट, और इसके अलावा आपने इस मैच में क्या टॉकिंग पॉइंट्स देखे? यार बिल्कुल सही बात है. जब तक मतलब फ़खर इनके लिए एक लकी चार्म भी हैं, और इनका डिलीवर करना भी एक अलग ही एनर्जी दे जाता है ओवरऑल इन द प्लेइंग 11 के. भाई एक अच्छा स्टार्ट, हेल्दी स्टार्ट, मतलब एक हेल्दी टोटल टू पुट ऑन द बोर्ड. फिर नीचे आ जाएं तो डेरिल मिचेल की भी इनिंग्स थी, उनसे काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी. डेब्यू PSL है इनका, तो ये था कि भाई एट दैट पोजीशन डिलीवर करना मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़रूरी है. फिर बॉलिंग में जैसे मैंने बात की, हमने इनके ऑप्शन जब प्रीव्यू में देखे थे कि हाउ गुड ऑफ इट इज़ के यू हैव अ लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, वो भी ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा. तो ये वाला कॉम्बिनेशन इनको काफ़ी अच्छा एज देगा अगले लेग में भी. तो ये एक अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतर के आए हैं. और हाउ गुड इज़ इट कि सैम बिलिंग्स कैमियोज रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं, 19 रन ऑफ 10 बॉल्स. तो एक बार फिर इन्होंने डिलीवर किया. जो मेरे कंसर्न्स थे वो आई थिंक उन्होंने बहुत हद तक दूर कर दिए कि लोअर ऑर्डर में भी एक अग्रेसिव बैटर मिल गया, और विद द प्लेटफॉर्म दैट फ़खर सेट्स, और कभी डेरिल मिचेल हेल्प कर देते हैं, दैट हैज़ बीन वेरी यूजफुल. इस मैच में आई नो अब्दुल्ला शफीक ने नहीं डिलीवर किया, बट वो भी अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. तो थिंग्स लुकिंग गुड फॉर लाहौर कलंदर्स. नहीं, काफ़ी हद तक इनके तो स्टैट्स हमने भी निकाले थे प्रीव्यू के वक्त, और यही तो अब्दुल्ला और सैम बिलिंग्स वो चीज़ को अच्छा प्रूव कर रहे हैं सिंस द 2 years. तो और यार सैम बिलिंग्स भी वही कॉलिन मनरो वाली एग्जांपल है. ये भी लाहौर का भी कंसिस्टेंटली पार्ट बन चुके हैं. तो ये वो उस इन्वायरमेंट में इंजॉय करना, मस्ती मजाक, अगर आप इनके देखें इनके इंस्टाग्राम पे, इनके ऑफिशियल पेज पे, तो ये काफ़ी अच्छा जेल अलॉन्ग कर रहे हैं. तो ज़ाहिर सी बात है, इस तरह का माहौल बना लो आप, तो फिर आप डिलीवर भी करते हो. ठीक है. और उस पर 4 विकेट ली हसन अली ने. तो मैं इनके स्टैट्स देख रहा था कि वैसे तो आप इनको कहते हो ना कि यार ये बाहर हो गए हैं, और लोग ज़्यादातर कंसिडर भी नहीं करते कि पाकिस्तान का कमबैक करे, बट नाउ दैट ही हैज़ बीन डिलीवरिंग फॉर अ लॉन्ग वाइल, तो आप कह सकते हो कि ये ही हैज़ पुट हिज हैंड अप. लास्ट 2 साल की बात करें, सिंस द स्टार्ट ऑफ PSL 9, सुफियान मुकीम ही इसे एक बॉलर हैं जिनकी इनसे बेहतर बॉलिंग एवरेज है, और इन्होंने उससे मतलब उसके फ़ौरन बाद है, यानी कि 13.9 की सुफियान मुकीम की बॉलिंग एवरेज है, तो इनकी 16.51 की है सिंस द स्टार्ट ऑफ PSL 9. आई थिंक ग्रेट नंबर्स, सारे पाकिस्तानी बॉलर्स में सेकंड पे होना, तो डेफिनेटली वन टू कंसिडर फॉर द T20 वर्ल्ड कप एज वेल. नहीं, काफ़ी हद तक अगर आप हसन अली की बात करें तो यार ये वो बॉलर था हमारा जो चैम्पियंस ट्रॉफी तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट, फिर ओवर 1-2 साल वर्ल्ड कप, फिर बैक इंजरी,
और हमेशा हमारा यही एक दुख रहता है कि यार हमारा फास्ट बॉलर नी या बैक इंजरी से जब जाता है तो कम बैक नहीं कर पाता भाई, और इनका पेस वापस आया। और पेस वापस आना यार, मतलब कितना बहुत कोई रेयर सिनेरियो है कि कोई ये इतने यंग भी नहीं है कि कोई 22-23 साल के हैं कि फ्रेश लेग्स हैं, फ्रेश बॉडी है, अभी जवान खून है, रिकवरी हार्डर एट दिस एज। एग्जैक्टली। तो ये ज़रूरी, मतलब इतना पेस, क्योंकि ये रिसेंटली 6-8 महीने पहले काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, ये जान मार रहे थे, बट वो पेस ही उनको एक एज नहीं दे रहा था। बॉल लाइन एंड लेंथ तो इनकी डिसिप्लिन थी, बट बैट्समैन बहुत आराम से उनको रीड कर पा रहे थे बिकॉज पेस ही नहीं था। तो अब ये देख के इस तरह की फॉर्म एंड हाउ वेल ही इज़ हिटिंग द बॉल एंड हाउ वेल ही इज़ यूजिंग द कंडीशंस, तो उनको अपने पे इतना भरोसा है। तो और ये तो मानना पड़ेगा भाई, बहुत आई थिंक इनफैक्ट श्रीलंका की बात करें तो ये और अच्छे होंगे जहाँ पे बॉल ज़्यादा स्किट करता है, सिमिलर कंडीशंस हैं, आइडियल कैंडिडेट है इस जगह के लिए। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज़ दी ओनली पॉजिटिव प्रॉब्ली फॉर कराची बैटिंग में, क्योंकि कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। खुश दिल का कह सकते हैं 39 ऑफ 27 बॉल्स, उसके अलावा तो कोई भी नहीं। इनफैक्ट आप अगर ये भी देख सकते हो कि जेम्स विंस पे बहुत ओवर रिलायंस नज़र आ रहा है। इन्होंने बाकी अगर आप टीम में देखो तो आई थिंक एंकर्स ही भरे हुए हैं। अगर मैं इनके स्टैट्स चेक करूं तो टॉप 7 की अगर मैं बात करूं तो कितने सारे एंकर्स नज़र आ रहे हैं। शान मसूद का स्ट्राइक रेट देखें 127.2 का है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2024। इसी तरह केन विलियमसन जो इनको सून ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी 2024 के स्टार्ट से देखें तो 118 के स्ट्राइक रेट से। मोहम्मद नबी वो भी 118 पे। इरफान नियाजी जो कि हम हिटर कंसिडर करते हैं, उनका भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 134.58 का है। इनफैक्ट अगर आप डेविड वार्नर का भी देखें तो समवेयर अराउंड 137 है, विच इज़ इन द बेस्ट, लेकिन मैंने उनको इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि रिलेटिवली बेहतर है। तो कंसर्निंग साइंस हैं, और जेम्स विंस पे जब जब इन्होंने डिलीवर किया तब काम किया, वरना तो ये नहीं चल पाए। तो ये गोइंग फॉरवर्ड मुश्किल बात हो सकती है यार। ये एकदम से देखो एक स्टीप स्लोप आ रहा है कि आप पहले 3 अटैकिंग बैट्समैन ओवरसीज़ रख रहे हो टॉप 3 में, और उसके बाद एकदम अगर आप शान मसूद से देखें नीचे आते जाएं तो एकदम सारे एंकरिंग रोल वाले प्लेयर्स हैं। और इवन अगर उसके बाद आप आमिर जमाल पे अगर रिलाई करते हो, नबी पे रिलाई करते हो, तो ये बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन है टू रिलाई ऑन समवन हु इज़ 43 ईयर्स ऑफ एज, और उसके फ्रेश लेग्स नहीं है। नबी भी, और हाँ, उन्होंने खुद बोला था हैजर हसन ने कि वो उनको एज अ बॉलर देख रहे हैं, द बैटिंग दैट ही डज वुड बी अ प्लस। एग्जैक्टली। अब आप चाहोगे कि वो कुछ शॉर्ट कैमियोज हो गए, थोड़े से 1-2 फ्लिक शॉट्स खेल दिए, पावर हिटिंग कर दी अगर उनकी स्लॉट में बॉल आ गई, तो इस तरह का रोल आप डिफाइन करते हो नबी से। तो टॉप ऑर्डर का चलना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने उसी में ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कि वार्नर, साइफर्ट और विंस को ले करके भाई आप टॉप 3 तो कांस्टेंट हो, आपको तो रहना है इस प्लेइंग 11 में। इफ़ यू रिमूव देम तो आपके पास कोई ऐसा लोकल ओपनर भी नहीं है मेरे हिसाब से फॉर कराची जो बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सके। शान मसूद ही नेक्स्ट, मतलब इस स्क्वाड में ऐसे प्लेयर हैं जो ओपन कर चुके हैं, ओपन पोजीशन पे खेल चुके हैं। ठीक हो गया। शाहीन अफरीदी ने अगेन अर्ली विकेट्स ली, और जैसे हमने कहा था जब वो अर्ली विकेट्स लेते हैं और जब फ़खर जमान रन्स करते हैं तो लाहौर कलंदर अगेन लुक्स लाइक अ बेटर साइड। बट अनदर थिंग दैट वेंट वेल फॉर देम वाज रिशाद हुसैन डिलीवरिंग। उनको फाइनली एक राशिद खान की रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वैसे अगर आप अभी करंट फॉर्म की बात करें तो शायद राशिद खान से बेहतर ही है, तो आप ये भी कह सकते हो कि शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। बट रिशाद हुसैन इज़ वर्किंग फॉर देम। एक लग रहा है कि उस इन्वायरमेंट में भी जेल कर गए हैं। और फिर एक और चीज़ जो कि शाहीन अफरीदी ने अच्छी की, आसिफ अफरीदी को अर्ली ऑन बॉलिंग दी और उन्होंने टिम साइफर्ट की विकेट ले ली। तो टिम साइफर्ट भी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे न्यूजीलैंड में, वो वाली फॉर्म नज़र नहीं आई। और शाहीन की कैप्टनसी पे क्या कहना चाहोगे कि ये जो मूव था, या ओवरऑल अगर आपने कुछ देखा हो तो किस तरह से? यार इट वाज क्वाइट ऑब्वियस कि आसिफ आफरीदी को अगर आपने फ्यू इयर्स बैक जब वो PSL डेब्यू किया था कि विद मुल्तान, तो यू नो कि वो स्टार्टिंग में जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में, ही वॉज टू गुड। मतलब उनका माइंड इतना मतलब सॉर्टेड है, कंपोज माइंड है, कंपोजर अच्छा है उनका कि भाई मैंने मतलब जितना भी मैं पिट जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, आई विल स्टिक टू माई बेसिक्स एंड आई वुड रीड द बैट्समैन के बैट्समैन क्या अटेम्प्ट करने जा रहा है। इनकी 6.91 की ओवरऑल इकोनॉमी है 79 T20s में, तो जितना भी पिट जाओगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर्स इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली ना। अब ये माइंडसेट है ना कि मैं अगर पिट भी रहा हूँ, अगर ये 1-2 मुझे शॉट पड़ते भी हैं तो मेरा कमबैक
3-4 डिलीवरीज क्या होंगी. वी हैव सीन द पैटर्न्स व्हेन ही प्लेड फॉर मुल्तान. तो ये चीज़ को देखते हुए अब जब उनका कमबैक हुआ है PSL के ड्राफ्ट में, तो इस लाहौर वाज क्वाइट कीन टू पिक हिम अप. तो ये काफ़ी हद तक फ़ायदा दे रहा है कि एक न्यू बॉल शेयर करने के लिए एक स्पिनर गिव्स यू एन अपर एज ओवर अदर टीम्स. ठीक हो गया. और शाहीन की कैप्टनसी पे कुछ कहना चाहेंगे कि शाहीन का अब तक मैं देखा जाऊंगा तो इट्स क्वाइट मतलब सही है कि हाँ लाहौर को ऑब्वियसली यार अब इतने सीजन्स कैप्टन कर लिया है, बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज उठा लिए, तो यू गॉट गिव. क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी लोगों ने बोला था कि उनकी कैप्टनसी में फ्लॉज दिख गए थे और राशिद खान पे ओवर रिलायंस दिख गई थी. यार रिलायंस दिख गई थी तो ये चीज़ अच्छी थी ना कि यार इस ड्राफ्ट पे आपने उसका ऑब्वियसली एक बैकअप प्लान लेकर आए और इशाद की सूरत में ऑल्टरनेटिव चाहिए. आप कब तक किसी प्लेयर पे रहोगे? ये तो पाकिस्तानी फितरत रही है कि हम एक प्लेयर जाते हैं बस हम रोते हैं इसकी वजह से हम नहीं डिलीवर कर सके. यू शुड मूव ऑन एंड हैव अनदर वन. तो और ये देखें ना अब आप यू मूव्ड ऑन. ठीक हो गया. अच्छा वैसे इनके पास रियाजुल्ला है जो कि 1 डाउन के अराउंड अंडर 19 में बैटिंग कर चुके हैं, तो मे बी ही कुड बी यूज. हालांकि एक मैच में जो यूज़ किया तो इतने इफेक्टिव तो नहीं रहे. यार हमेशा आपको पता है कि इमर्जिंग या यंगस्टर्स जो भी होते हैं उनमें से एक भी अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो विद इन द टीम तो यू कुड पिक वन, मतलब ऐसा जो मतलब इफेक्टिव भी हो अपने रोल में, या तो वो इतना अच्छा इतना बेहतर हो एटलीस्ट कि जिसको आप बिठाओगे उसका रोल तरीके से अदा कर सके. लेट से अगर आप 1 डाउन कह रहे हैं तो अब्दुल्ला शफीक की जगह आप उनको रिप्लेस करोगे. बट रियाजुल्ला कराची में. अच्छा सॉरी कराची. मैं मोहम्मद नहीं मेरे दिमाग में आ रहा. सॉरी अभी ये ऐसी थोड़ी बहुत वो गलतियाँ होंगी. खैर रियाजुल्ला का अगर आप कहते हैं ना 1 डाउन पे उन्होंने परफॉर्म किया, तो अभी देखो 3 ओवरसीज प्लेयर्स हैं. परफॉर्म तो खैर नहीं किया बट यस फॉर्म अ वेरी शॉर्ट करियर में अगर आप सैम्पल साइज देखो तो आप चाहोगे कि वो पोजीशन पे आए. बट भाई आप अब पीछे केन विलियमसन को भी लेके आ रहे हो, डेविड वार्नर, शान मसूद. हाँ, और फिर कभी ना कभी आप ऐसे तो जेम्स विंस भी ओपनर है. मैं भूल गया ये ओपनर 1 डाउन पे शफल कर सकते हैं आराम से. तो जब इतने बड़े बड़े बंदे ला के तुमने बिठा दिए और एक जूनियर की तुम रैगिंग करने ला रहे हो क्या? ठीक होगा. क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गेम. ये गलतियां होती रहेंगी. देखें अभी सुबह के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं. सुबह के 6 बज रहे हैं. डेडिकेशन इससे बता दे लोगों को कि रिपीट आप सब्सक्राइब कर लें यार. इतनी बड़ी रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है हमारे लिए, आपके लिए बिल्कुल फर्स्ट व्यूअर है, बट वो पहला वाला हम दिखा नहीं सकते जो. ठीक हो गया. इस्लामाबाद मुल्तान की तरफ चलते हैं. अनदर मैच इन पिंडी, अनदर बैटिंग फर्स्ट विन एंड अनदर क्लिनिकल परफॉर्मेंस फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड. इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो ये हमारी पॉडकास्ट इन्होंने आसान बना दी है कि रिपीटेशन पे मैचेस जीतते गए हैं. जेसन होल्डर अगेन परफॉर्म, मैन ऑफ द मैच बने, और साहिबजादा फरहान अनदर ब्रिलियंट इनिंग्स. इन्होंने स्कोर किए 53 स्कोर किए ऑफ 35 बॉल्स. एक और अच्छी स्ट्राइक रेट पे मैच खेला, 203 का टारगेट दिया. इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कॉलिन मंड्रो ने इसकी जो फर्स्ट इनिंग्स के बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि ये 180 यहाँ पे आई थिंक पार है, और इन्होंने 22 रन्स अबव पार स्कोर किए. तो थिंग्स अगेन वर्क फॉर देम. और मुल्तान की बॉलिंग अगेन अ कंसर्न. यार मुल्तान ने, जैसे हमने बात की हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑब्जर्व किया है कि लोकल कोर बॉलिंग अटैक जो था वो ये लोग ने टोटली रिप्लेस कर दिया है. इस बार आपको काफ़ी नए फेसेस नज़र आए. आकिफ जावेद हो गए, उबैद शाह हो गए, मोहम्मद अली हो गए. अब आपने ये सवाल किया था कि भाई सवाल दिमाग में भी आपके आ रहा होगा कि सवाल दिमाग में नहीं आया था, वो ख़त्म हुई पॉडकास्ट, वो ख़त्म हुई थी तब मैं तो सवाल ये किया था कि लीडर कौन है इनके अटैक का. मोहम्मद हसनैन ही है जो कि उन्होंने पहले मैच में खिलाया नहीं. और इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं वो अभी तक अपनी कंसिस्टेंटली जगह सीमेंट नहीं कर सके हैं ओवरऑल. जितनी भी अगर आप क्रिकेट में देखो, आकिफ भी अभी न्यू है, अपने आप को अभी उनको जस्टिफाई करना है कि भाई मैं क्यों रहूं एक अच्छे लेवल पे कंसिस्टेंट बॉलर आपका फ्रंट लाइन. तो यहाँ बॉलिंग इतनी चेंज करना, ब्रेसविल का पहला सीज़न है PSL का, विली पुराने रहे हैं, बट ऑब्वियसली बीइंग आउट फ्रॉम कंपेटिटिव क्रिकेट फ़र्क पड़ता है यार. अब एक विली जो इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, रिटायर्ड नहीं हुआ था, वो एक अलग विली था. अब थोड़ा विद एज और उस पीरियड में ही इज़ एंजॉइंग हिज टाइम विद फैमिली, और जब उनको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो ही इज़, तो एट टाइम्स जहाँ मनरो अच्छा कर रहे होते हैं वो अलग वे में आ रहे हैं,
ऑलराउंडर का इस तरह रहना बहुत टफ हो जाता है। मनरो अच्छा, ये भी जो अगेन जो पॉडकास्ट नहीं है, ये हमने बात की थी कि धहानी इनके पुराने उसमें करते आए हैं, एहसानुल्लाह ने एक सीज़न में डिलीवर किया था, तो हमेशा से कोई ना कोई इनका, पिछले सीज़न में मोहम्मद अली ने किया था जो इस सीज़न बहुत बुरा गया, तो वो कहते हैं ना डॉज द बुलेट देयर। तो हमेशा कोई ऐसे बॉलर रहे हैं जो रिनाउंड नेम नहीं थे और एक उन्होंने छोटी कैटेगरी गोल्ड में, सिल्वर में उठाया या इमर्जिंग में, इन एहसानुल्लाह केस जो वर्क किया है। तो आई थिंक उनकी रिसर्च को आप क्रेडिट दे सकते हो, बट आप उनको लकी भी कह सकते हो कि हमेशा एक नए बॉलर ने डिलीवर किया। इस बार उनके लिए आकिफ जावेद था, हु हैजंट बीन डिलीवरिंग द सेम वे, तो फिर उसी की वजह से हसनैन जो कि हमेशा अनइकोनॉमिकल रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। तो डू यू थिंक इस बार ये चीज़ सही हो जाएगी, बट या आप ये कह सकते हो कि एक्सपोज हो गए हैं इस बार ये? यार एक्सपोज तो हुए हैं, बिकॉज काफ़ी मार्जिन से भी तो आप 3 मैच आ रहे हो, और एक मैच में चलो कह सकते हो कि आपने compete किया, बट वो भी आपके लिए एक एम्बेरसमेंट ये कि 230 प्लस आप बोर्ड पे रख के आपके बॉलर्स वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। अर्ली विकेट्स लेने के बाद भी आपने विंस को इतने मज़े से वो चेस करने दिया, तो कहीं ना कहीं तो आप गलत होना। और ये एक काफ़ी बड़ा रिस्क रहा है कि आकिफ और मोहम्मद अली, उबैद शाह, हसनैन पे आपको लगा कि यार इनके अराउंड हम फिर से एक कोर बिल्ड कर देंगे, बट ये चीज़ आपको बैकफायर कर गई। आई थिंक आकिफ जावेद की एक चीज़ मैंने नोट किया, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कई दफ़ा उनका कंट्रोल उस तरह से नहीं दिखता। न्यूजीलैंड में भी हमें देखा काफ़ी वाइड्स बॉल कर रहे थे, और डेथ में एक मैच में आई थिंक उन्होंने डेथ बॉलिंग अच्छी की थी, बट कई दफ़ा वो वेवर्ड दिखते हैं, उस तरह से कंट्रोल अभी नहीं आया। मे बी मोर फर्स्ट क्लास क्रिकेट कुड हेल्प। इवन अच्छा एक और नाम याद आया, आपने अब्बास आफरीदी वापस रिटेन नहीं किया, तो वो एक काफ़ी बड़ी फाइंडिंग थी। फाइंडिंग नहीं थी, वो कराची के लिए पहले डेब्यू कर चुके हैं, बट उनको सही नर्चर करने वाली मुल्तान सुल्तान्स थी। तो वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि एक आपका बॉलर जो डेथ में अच्छे ओवर्स कर जाता था, गेम चेंजिंग ओवर्स होते थे उनका, वो एक ओवर इमाद वसीम के साथ था जिसमें 25-26 रन चाहिए थे। इमाद वॉज बैटिंग, ही बोल्ड अ बीमर, और इमाद को बैक टू बैक 2 बॉलों पे 2 छक्के मिल गए, और एंड में फिर 6 रन 2-3 बॉलों पे चाहिए थे, एंड ही लिफ्टेड द मैच फॉर मुल्तान। तो ये ऐसे प्लेयर्स अगर आप रिटेन कर जाते जो ऑलरेडी आप लेकर चल रहे हो, तो कोर में आपने छेड़छाड़ी की है, काफ़ी फ़र्क आया इसमें। ठीक हो गया। खैर वो तो अली तरीन तो उस पर बोल रहे थे हमारी कैटेगरीज में जुल्म हुआ, बट डिबेट फॉर अनदर डे। अगले मैच की तरफ चलते हैं। अगले या इस मैच में अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो हाँ, हमने मुल्तान की बैटिंग की बात नहीं की, तो आई थिंक वो जल्दी से कवर कर लें। इफ्तिखार अहमद आई थिंक बड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। रिजवान, इनका मैं अभी एक स्टैट देख रहा था कि स्पिन के अगेंस्ट अगर आप लास्ट 2-3 साल से देखो तो स्ट्रगल करते हुए दिखें। आई थिंक इनकी स्ट्राइक रेट की बात करो तो अंडर 115 रही है। बैटिंग एवरेज बहुत नीचे चली गई है, जो कि एक एंकर प्लेयर के लिए तो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इनका ओवरऑल भी स्ट्राइक रेट देखो तो समवेयर अराउंड 120-125 हॉवर करता है, तो उसमें भी स्ट्राइक रेट नीचे जाना और एवरेज भी एक एंकर प्लेयर के लिए नीचे जाना, आई थिंक कंसर्निंग साइंस। और फिर इफ्तिखार का डिलीवर ना करना, तो ये इस पर भी मैं दोबारा पूछूंगा कि क्या ये आपको ठीक होते हुए दिख रहा है, या डू यू थिंक कि कैरी गोइंग फॉरवर्ड ये शायद चीज़ चलती हुई नजर आएगी? यार रिजवान से अगर शुरू करें तो ये आप देखें ओवरऑल पूरे ग्लोबल T20 में जहाँ भी कनाडा, UAE में रिजवान जाके खेलते हैं, तो ओपोनेंट टीम के एनालिस्ट को पता है कि लेग साइड इनका बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, डीप मिड विकेट पे ये मारना बहुत अच्छा पसंद करते हैं, हुक शॉट हो गया, पुल शॉट खेल लेंगे। तो यू हैव अ स्ट्रिक्ट सिंपल डिसिप्लिन प्लान अगेंस्ट रिजवान के, एक लंबा पेसी बॉलर लेकर आओ, शॉर्ट डिलीवरीज करो, और एट टाइम्स हम अभी क्वाइट कंसर्निंग बात है इन पाकिस्तान कलर्स एंड इन PSL के कुछ शॉर्ट बॉल्स पे तो उनके एल्बो पे ऐसे आके लगती है और वो पूरा हिल जाते हैं, ऐसा लगता है कि लोअर ऑर्डर का कोई बैट्समैन जो बॉलिंग ऑलराउंडर है वो आके खेल रहा है शायद। तो ये एक ओपनर के लिए, एक ओपनर की हैसियत से मैं देखूं तो बहुत क्वाइट कंसर्निंग है। तो रिजवान अब इस चीज़ पे ऐसा भी नहीं है कि वो इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं, कि वो रिवर्स 360 पे खेल रहे हैं, डिफरेंट तरह के शॉट्स खेल रहे हैं। ही माइट बी ट्राइंग बट नॉट टू फुल पोटेंशियल, इतना नज़र नहीं आया। तो यहाँ अच्छा, इफ्तिखार की अगर मैं जल्दी से बात करूँ, डू यू थिंक लास्ट सीजन वाज एन एक्सेप्शनल सीजन, क्योंकि अराउंड 190-200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, और वही जल्मी वाला जो मैच जो बहुत क्लोज ले आए थे, नवीन उलग के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 26 रन चेस कर गए थे, लास्ट पे 6 चाहिए थे। डू यू थिंक दैट वाज एन एक्सेप्शन, या वो अच्छा टूर्नामेंट था बट ही हैज़ लॉस्ट दैट पीक, अब वो फॉर्म नहीं रही? यार कह सकते हैं पीक गिर भी गई है, बिकॉज़ तो आई थिंक हो गई है 45 वगैरह की सोच।
टैक्स वैक्स लगा के सब कुछ छुट्टियां वुट्टियां लगा के यही कहूँगा मैं कि इस चीज़ पे तो बड़ा वो बना है, आर्ग्यूमेंट हुआ है कि क्या असल इनकी एज रही है। अच्छा भाई, बात ये कि जब तक वो पाकिस्तान टीम में थे ना, तो एक होप होती है ना आपको कि यार डोमेस्टिक या पीएसएल में भी मैं कुछ बेहतर कर जाऊँ तो पाकिस्तान कलर्स में फिर मैं अच्छा आ जाऊँगा। तो जैसी वो 2024 में जो उनका एक बैड पैच और ओवरऑल पूरी टीम का बैड पैच रहा, जिस तरीके से हम यूएसए से हारे, वहाँ से उनका कमबैक डोमेस्टिक में भी इतना कोई ख़ास मतलब एक ऑफ कलर्स ही नज़र आए हैं। दो इस नेशनल T20 में वो काफ़ी प्रॉमिसिंग बातें उन्होंने की थी कि नहीं मुझे कमबैक करना है एंड आई वांट टू अचीव दैट पोजीशन। वो तो खैर सबने, वो तो वहाब रियाज ने भी कहा था कि वो एक और T20 वो तो वहाब का थोड़ा ये फिर भी प्लेइंग कंडीशंस में तो कम से कम ये एज तो मेरे ख्याल में वहाब से 1-2 साल ही बड़े होंगे, बट कम से कम ये वर्कशॉप मालदीव्स में तो नहीं जा रहे, या ये मैनेजमेंट या डिफरेंट रोल्स तो नहीं लेके बैठे हुए ना, ये भी फर्क है एक प्लेयर। अच्छा, कामरान गुलाम की बात करें तो ये जो मेरे शकूक शुबात थे वो ठीक निकले। आई थिंक वक्त आ गया है कि कंसिडर किया जाए कि तैयब ताहिर को इनकी जगह लेके और थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग की जाए। बिल्कुल यार, मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई इस बात से कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है और ऐसा नहीं है कि तुम्हें एग्रेसिव क्रिकेट खेलने बोलिए तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो और आके ऑल आउट जाओ। ही इज़ वेस्टिंग चांसेस। आई नो ही कैन डू बेटर। अगर वो थोड़ा सा बॉलर को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैंने 1-2 डिसमिसल्स देखी कामरान गुलाम की, मतलब एकदम आगे बढ़ के डीप डाउन द ग्राउंड बढ़ के मिड ऑन पे कैच, लॉन्ग ऑन पे कैच दे दिया और बॉल बाउंड्री तक, मतलब बाउंड्री के क्लोज भी नहीं थी। इवन फील्डर विद इन द ग्राउंड भागते हुए आया कैच करने। तो सेंसलेस शॉट लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार तुम गली में बैटिंग कर रहे हो और गली में 5-6 मैच हो रहे हैं मगरिब से पहले, तो तुम्हें फिर से बैटिंग आ जाएगी और नेक्स्ट डे हम यही कंटिन्यू करेंगे, कोई क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा। बट टू हिज क्रेडिट एटलीस्ट ही इज ट्राइंग द एग्रेसिव शॉट्स, अनलाइक सम प्लेयर्स जो कि इवॉल्व होने को तैयार नहीं हुए। यार ये तो देखो है, ही इज ट्राइंग, बट मुझे ऐसा लगता है इतना भी ट्राई नहीं करो कि अपना पोर्टफोलियो इतना ख़राब कर दो कि कल को इस कंटेंशन में ही नहीं आ सको। इतना भी नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंटली बहुत सारे मैचेस उसके आ गए। आई नो ही हैज़ द पोटेंशियल। थोड़ा टाइम दो, 10-12 बॉले, बिकॉज योर टीम नीड्स यू। आई थिंक ही नीड्स टू लर्न फ्रॉम हुसैन तलत, जिस तरह वो भी कंसिडर हो जाते थे कि थोड़ा एंकर सॉर्ट ऑफ प्लेयर, लेकिन अब वो मिडिल ऑर्डर में एज एन एग्रेसिव प्लेयर जगह बना रहे हैं, तो उनसे कुछ सीख सकते हैं, थोड़ी वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जा सकते हैं। बट अगले मैच की तरफ आते हैं, कराची वर्सेस क्वेटा। जैसे हमने कहा जेम्स विंस पे ओवर रिलायंस है। जब जेम्स विंस ने रन्स किए तो ये मैच जीत गए, 70 रन्स किए ऑफ 47 बॉल्स। तो इस पे मैंने कहा ज़रा स्टैट्स चेक करूं जेम्स विंस पे कितनी ओवर रिलायंस है। तो अगर इनके टॉप 7 बैटर्स की बात करें, उन्होंने 382 रन स्कोर किए हैं अप टिल दिस पॉइंट इन PSL और 17.36 की बैटिंग एवरेज रही है और स्ट्राइक रेट 120.5 की। और जेम्स विंस इस टूर्नामेंट में 175 रन स्कोर कर चुके हैं 43.75 की एवरेज से और 176.76 की स्ट्राइक रेट से। तो ओवर रिलायंस है। इसके अलावा एंकर्स भरे हुए हैं जो कि एंकर भी उस तरह से नहीं कर पा रहे जहाँ जेम्स विंस ने किया, तो वो मैच जीत गए वाला। यार एक चीज़ मैंने नोट किया, इवन ओवरऑल पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर मैं देखूं, जेम्स विंस का जो बैटिंग आर्क है ना स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, उनके स्ट्रेट बैट के शॉट्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल हिट रेशियो है उनका इन कंपैरिजन टू अदर बैट्समैन विद इन द टीम। चाहे साइफर्ट ले लो या वार्नर ले लो, ये लोग ज़्यादातर क्रॉस बैट पे, ऑफ साइड, लेग साइड पे ज़्यादा खेलते हैं, जिसमें चांसेस होते हैं कि ये LBW या अपनी विकेट एजेस वगैरह ज़्यादा दे दे। तो ये चीज़ जेम्स विंस को काफ़ी हेल्प कर रही है। बट फिर कहीं ना कहीं जेम्स विंस पे इतना रिलाई करना, दूसरे फिर जेम्स विंस भी चाहेगा कि कभी ना कभी मेरे जैसा भी कोई बंदा आए, रेप्लिकेट करे इनिंग्स और एट टाइम्स चीज़ें अपने हाथ में ले, टेक अंडर कंट्रोल, ताकि मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँ। नॉट एवरी डे विल बी माई डे जहाँ मैं 70-80 कर जाऊँगा। तो ये कराची को सोचना पड़ेगा। नीचे इतने एंकर्स आ गए हैं तो रन रेट स्लो हो रहा है। रियाजुल्लाह को उसमें ट्राई किया, लेकिन हमने जैसे बात की कि आसान नहीं होता एक यंग बैटर के लिए जगह बनाना, वो भी मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। आई थिंक कराची को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे उनको ट्राई किया जा रहा है। पता नहीं अब आगे गोइंग फॉरवर्ड ये कर पाते हैं कि नहीं। मोहम्मद आमिर की थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। न्यू बॉल से उन्होंने कुछ शुरू में अच्छे स्पेल किए, बट डेथ ओवर्स में उस तरह की बॉलिंग नज़र नहीं आ रही। डू यू थिंक इट्स अ लैक ऑफ पेस, लैक ऑफ कंडीशंस या लैक ऑफ फॉर्म? यार ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं, अब मोहम्मद आमिर ग्लोबली हर लीग खेलते हुए आ रहे हैं और आपको पता है कि जैसे कि हमने बात की
पहले भी डिस्कस कर रहे, वापसी डिस्कस करना पड़ रहा है कि सैम बिलिंग्स का इंटरव्यू था तो ही हैज़ बीन क्वाइट प्रिडिक्टेबल आई थिंक डेथ ओवर्स में, कि हर किसी को पता है कि उनकी एक किस तरह की लाइन एंड लेंथ आनी है। अगर वो यॉर्कर पे जाते हैं तो यू कुड मेक इट अ लोअर फुल टॉस, तो बैट्समैन फ्रंट फुट पे आ सकता है, एंड द वेरी नेक्स्ट गो टू डिलीवरी इज़ अ शॉर्ट बॉल। तो कंडीशंस में पिंडी में भी जाके खेलना, आपको पता है कि बैट्समैन को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उस ग्राउंड में। तो आमिर जितना इस एज में भी वो अच्छा पेस, एक हेल्दी पेस मार रहे हैं, तो उस पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आई थिंक अब बैट्समैन सीख गए कि 360 पे कैसे बॉलर को अटैक करना है। बट व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंट अबाउट दिस सीजन? क्योंकि ऐसा कोई इतनी पुरानी बात तो नहीं है कि पिछले साल नहीं था या उससे पिछले साल नहीं था, बट इस साल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव नजर आए हैं। व्हाई डू यू थिंक इट्स द केस? यार ये सिर्फ आमिर नहीं है, बहुत सारे और भी आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं जो एक्सपेंसिव आ रहे हैं, बट उनके पावर प्ले के ओवर्स अच्छे जा रहे हैं। एट टाइम्स ही हैज़ बीन क्वाइट इकोनॉमिकल इन द पावर प्ले एज वेल, एंड क्रूशल विकेट भी ली है उन्होंने विद इन द पावर प्ले। अच्छा, वैसे इसमें सऊद शकील ने, मुझे याद आया, एक शुरू में आके बॉलिंग की थी, टिम साइफर्ट की विकेट ली थी, विच वॉज ब्रेव ऑफ हिम, और ही इज़ ऑल्सो पुटिंग हिज हैंड अप। ऑल्दो अगर हम आखिरी मैच पे आएंगे तो हम उस पर बात भी करेंगे कि जिस तरह वो विकेट पे स्टक हो गए, बट गिवन जो वो पावर प्ले में डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो फॉरन आउट हो जाए और अगर ऐसी बॉलिंग का एक ऑप्शन दें तो अनदर नेम टू कंसिडर, और ब्रेव कैप्टनसी हेयर एज वेल। नहीं, काफ़ी हद तक ये एक अच्छी साइंस है कि एक यंग कैप्टन, उसने एक ब्रेव डिसीजन लिया कि अपने आप को आगे रखना। आप ये चीज़ बैकफायर भी कर सकती थी कि अगर वो पिट जाते साइफर्ट पे तो वो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा शैटर हो जाता कि मैंने आज के बाद बॉल नहीं हाथ लगानी इन PSL, या मैं जब तक डोमेस्टिक में ना करूँ। तो इट वॉज अ गुड, नॉट जस्ट अ रैंडम डिलीवरी बट अ गुड डिलीवरी। बॉल जिस तरह उन्होंने साइफर्ट को आउट किया, तो गुड साइंस फॉर क्वेटा। बट हाँ, बैटिंग में जैसे हमने डिस्कस किया है कि पावर प्ले में आप 200, 250, 150 के स्ट्राइक। अच्छा, मैंने बोला आगे के मैच में, तो यही वाला मैच था जो तो यही था मैच। हाँ। और जहाँ 150, 200 के स्ट्राइक रेट पे भी आप बैटिंग कर रहे हो, 7 से 10 ओवर के दरमियान आप बिलो 100 पे आ रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर टीम। जहाँ एक तरफ हम ब्रेव कैप्टनसी और गुड टैक्टिकल चेंजेस की बात करें, वहीं एक बहुत बुरा टैक्टिकल कह लो आप, कि इतने देर फिर खड़े होने का पॉइंट ही नहीं है। या तो आपसे हिट लग जाए या आप आउट हो जाओ, आप आउट भी नहीं हो रहे हो और पूरे 20 ओवर्स खेल रहे हो। Weird. अच्छा, मज़े की बात ये चीज़ मैं थोड़ा सा अपनी नेबरिंग लीग IPL से करूँगा कि इस बार IPL में 4 से 5 रिटायर आउट हुए हैं प्लेयर्स। When they are एक not, आई थिंक तिलक वर्मा वॉज वन ऑफ देम, जो क्रूशल स्टेट, वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल था बिकॉज अगले बैटर भी सेंटनर थे जी, और 6 सिंगल्स हुए थे, डॉट एक भी नहीं हुई थी। तो स्टिल पांड्या कुड हैड वर्मा इन दैट गेम कि भाई जाते लास्ट ओवर तक। बट यहाँ आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी PSL उस फेज़ में नहीं आया कि वो इतने ऐसे टैक्टिकल डिसीजंस ले सके वेयर IPL इज़ टेकिंग। क्योंकि मैं समझता हूँ, अभी मुझे एकदम याद आया कि यार आप ये चीज़ भी कर सकते हो, आपको आउट तो होना है, व्हाई नॉट सेव डिलीवरीज एंड गेट योरसेल्फ। नीचे यहाँ पे कुछ खेल, कोई परफॉर्म भी तो नहीं कर रहा था, रिटायर और आउट होके किसको ही ला के रखते यार। वो एक डिफरेंट डिबेट इस तरह है कि उस वक्त तो आपको नहीं पता था ना नीचे कौन आ रहा है। हाँ, ये विद टाइम अगर शॉर्ट इंटरवल्स पे विकेट्स गिर रही हैं तो फिर ऑब्वियसली, बट चलो सही है, आप रिटायर आउट ना हो, थोड़ी सी एग्रेशन दिखाओ, कोशिश तो करो कि भाई आई एम गोइंग फॉर अ स्कोर, या अपना नेट रन रेट सही करने के लिए हम थोड़ा कंपेटिव तो करें, मैच के क्लोज तो जाए। ठीक हो गया। फिर उन्होंने हसन नवाज और ख्वाजा नाफे दोनों को खिला दिया, जो कि हमारा शक था कि शायद ही यूज़ करें, बट डिडंट वर्क दिस टाइम। अच्छा, ये भी अजीब सी बात है कि ख्वाजा नाफे को इतना लोअर ऑर्डर पे खिला रहे हैं और फिर रायली रूसो उनसे भी नीचे आ रहे हैं। अगर आप 2 यंगस्टर्स को खिला रहे हो तो टेक अ पेज आउट ऑफ इस्लामाबाद बुक, सेंड हिम अप दी ऑर्डर, उनके साथ वो बैट करें, थोड़ा सिखाएं। बट वही बात कि जिस पॉइंट पे वो आए थे ऑलरेडी हाई रिक्वायर्ड रन रेट था और मुश्किल कंडीशंस हो गई थी, तो थोड़ा क्लूलेस नज़र आ रहे हैं। आई थिंक रिसोर्सेज हैं बट क्वेटा आरंट यूजिंग देम वेल। जो कि आप बॉलिंग में बात करो तो कर रहे हैं, अली माजिद को खिलाया इस मैच में, उन्होंने डिलीवर किया, सऊद शकील की जैसे हमने बात की। तो बैटिंग में ये क्यों ऐसे डिसीजन ले रहे हैं? यार इनका पास में भी ऐसी रहा है कि नाफे ने जो पास्ट सीजन खेले थे तो उसमें भी वो ना एंडिंग वाले कैमियोज के वक्त पे वो बैटिंग करने आ रहे थे 5वें, 6ठे, 7वें नंबर पे, जब लास्ट जिस सीज़न में डेब्यू किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात है, टॉप ऑर्डर लेकर जाओ, बिकॉज एक यंगस्टर्स को तो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा सैम्पल साइज़ चाहिए, एक अच्छा ड्यूरेशन चाहिए टू प्ले विद एवरी अदर क्वालिटी बैट्समैन। आप ऐसे लेकर आओगे, आप अपना एक काम बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो कि एक हमने 2 यंगस्टर्स अर्ली लेग में खिला के डिसाइड कर लें कि भाई कौन सा एक हम पिक कर लेंगे टिल द प्ले ऑफ्स।
तो वो तो सही नहीं है, बिकॉज यू आर आई थिंक नॉट दे आर टेस्टिंग डूइंग हिम. द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट इस्लामाबाद डज. वो मैचअप के हवाले से चेंजेस ज़रूर कर देते हैं, बट एक क्लियर रोल है, क्लियर माइंडसेट से जाते हैं. जैसे सलमान आगा थे, उन्होंने पूरे में वन डाउन बैटिंग की. या शादाब हैं, उनको पता है यूजुअली मिडिल ऑर्डर में आएंगे, और दूसरे बैटर्स को भी पता है कि जब उनके स्पिन क्या है या एंकर करना है वो आएंगे, वरना नहीं आएंगे. तो इसमें मुझे लग रहा है कि पहले ही ये इतने स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, इतने चॉपिंग चेंजेस, ये नुकसान दे सकता है. कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट सक्सेसफुल टीम्स डू, CSK, इस्लामाबाद, KKR एक्सेट्रा. अगले मैच की तरफ चलते हैं. पेशावर वर्सेस मुल्तान, जो कि फाइनली एक पेशावर मैच जीता. बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच. और जैसे जो पॉडकास्ट हमारी नई रिकॉर्ड हुई उसमें हमने कुछ बातें की कि शुरू में एक स्ट्रगलिंग पीरियड देखा, अगेन 2 अर्ली विकेट्स, गुड कैप्टनसी फ्रॉम रिजवान टू ब्रिंग ब्रेसवेल ऑन, क्योंकि बाबर फंसते हैं राइट आर्म ऑफ स्पिन पे और साइम अयूब तो लेफ्ट हैंडर है, अवे जाएगी. और फिर एक और लेफ्ट आर्म सीमर डेविड विली ने बाबर की विकेट ली. बट उन्होंने हार नहीं मानी. हारिस ने आते साथ एक्सेलरेट किया, TKC ने हिट्स मारे, हुसैन तलत ने पार्टनरशिप, अब्दुल समद, मिचेल ओवन, सब ने डिलीवर किया. और इंटरेस्टिंग बात जो कि मज़हर अरशद ने स्टार्ट किया था कि 30 से ज़्यादा बॉल्स किसी ने नहीं खेली, बट येट दे स्कोर 227 रन्स. हाउ गुड वॉज देयर बैटिंग एंड हाउ कंसर्निंग इट इज़, या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के बाबर जल्दी आउट हो गए. यार ब्लेसिंग तो है, बट ये ब्लेसिंग हर बार नहीं होगी. बट दिस इज़ व्हाट T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट. कि ये नहीं कि ये ODI की तरह नहीं है कि आप 2 विकेटें गिर गई तो यू शुड बी लाइक ऑन अ डिफेंसिव माइंडसेट कि यार अब तो गेम रुक गया है, एक मॉडेस्ट टोटल भी अगर हम कर जाएं. आप क्रेडिट दो हारिस को कि भाई 2.5 ओवर के बाद भी 5 रन पे 2 आउट के बाद 8वां ओवर फिनिश नहीं हुआ था एंड दे वर स्टैंडिंग ऑन 83, और वहाँ फिर आपकी 3rd विकेट गिरी थी. तो ही विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ मोर देन 210. तो एक अच्छा एक इनिशिएट लेना एक तरीके से कि भाई इनिशिएटिव लेना कि भाई आपका क्या कहते हैं कि पीछे से कैडमोर जो भी आउट ऑफ कलर्स लग रहे थे अभी इस सीज़न, उनको एक अच्छा एज मिल गया. मिच ओवन जो फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो यार ये भी बॉयज़ कर रहे हैं, मैंने 1-2 क्विक नॉक्स दिए थे, आज और मज़ा आएगा करने में. अब्दुल समद को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया क्योंकि वो अभी ऑलरेडी नहीं डिलीवर कर पा रहे थे पाकिस्तान के लिए. तो ये चीज़ है कि कलेक्टिव, दिस इज़ T20 क्रिकेट कि आपका मिडिल से लोअर ऑर्डर किस तरीके से शॉर्ट इनिंग्स कम बॉलें लो और उसके बाद एक सही टाइम पे आउट हो जाओ. वो आउट होना आप प्लान नहीं करते हो, इट्स अबाउट हाउ यू प्ले, तो वो खुद ही हो जाता है. और आई थिंक TKC ने भी प्रूव किया वो क्यों प्लैटिनम कैटेगरी में थे. लास्ट ईयर के हाईएस्ट विकेट टेकर उसामा मीर को उन्होंने टेक ऑन किया, छक्के मारे, डरे नहीं, डीप इन द क्रीज गए और डिलीवर किया. तो इसी से मैं अगर बात करूँ उसामा मीर की, व्हाट इज़ इट दैट इज़ गोइंग रॉन्ग फॉर हिम दिस सीजन. इस बार वैसे वो क्यों रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे. ठीक है रन्स खा रहे हैं, खाते हैं लेग स्पिनर्स, लेकिन वो विकेट्स भी नहीं ले पा रहे. व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न. यार इसमें काफ़ी हद तक देखो तो अब हमेशा लास्ट ईयर तक मुल्तान में स्टार्ट लिया हुआ है, बिग बाउंड्रीज, बिग ग्राउंड्स, लाहौर का भी यही कहूँगा. तो वहाँ एक अच्छा एज मिल जाता था कि शुरू के मैच में आप मोमेंटम अपना बना लो और फिर उसके बाद बेशक आप पिंडी वगैरह में भी वो आते थे तो वो पिटते थे, बट एक मोमेंटम था उनके फेवर में कि वो टॉप 5 टॉप 6 बॉलर्स में आते थे विद हाईएस्ट विकेट टेकर्स ऑफ दैट सीज़न. दूसरी चीज़ अगर मैं पर्सनल एस्पेक्ट से देखूं तो यार इतना कुछ हो रहा है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट में, इसमें ये भी विक्टिमाइज हुए हैं इस बात से कि भाई कोई भी लीग खेलने जाना है, 2 लीग की अगर आपको NOC मिली हुई है, स्टिल आप वहाँ पहुँचते हो, आपको बुला लिया जाता है वापस अलाउंस के बावजूद. ये लेकिन हमने देखा कि ये जो पाकिस्तान के साथ जो भी प्रॉब्लम हुए PSL में यही प्लेयर्स डिलीवर कर रहे होते हैं. व्हाई डू यू थिंक दिस सीजन हैज़ बीन डिफरेंट. क्योंकि ये तो हम हमेशा देखते हैं PSL में फिर ये कर जाते हैं. यार कर जाते हैं, बट अभी इस बार फॉर्मेशन चेंज हुई है, थोड़ा डिफरेंट टाइम पे टूर्नामेंट हो रहा है, वेदर कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं. अब प्लेयर कितना फिट है ये ज़्यादा वही बेहतर जानते हैं. जैसे हमने मोहम्मद अली की बात की, डजंट लुक फिट जितना वो पहले मुल्तान के लिए फिट थे. पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान का टाइम आया तो तब उनको फिटनेस दिखानी थी, नहीं थे. तो दिस माइट बी द केस फॉर उसामा मीर एज वेल कि वो अभी अपने रिदम में फील नहीं कर रहे होंगे, फिट नहीं होंगे. बट लेट्स से कि अभी आपका आधा टूर्नामेंट बाकी है और आपके मेन होम गेम्स बाकी हैं, तो ही माइट मेक मोस्ट ऑफ इट. और ये भी हो सकता है कि आफ्टर कपल ऑफ गुड सीजन उन पे भी वर्क किया और टीम्स ने, और अब उनको एक्सपोज कर दिया. और आई थिंक ये भी एक बड़ी वजह है कि पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, छोटी बाउंड्री है, जैसे आपने खुद ही पॉइंट आउट किया.
आकिफ जावेद, जैसे हमने शुरू में भी बात की, एक्सपेंसिव चले आते हैं। हम लोग हमेशा की तरह एक्साइटेड हो गए थे इनको शुरू में जब हमने पाकिस्तान के कलर्स में देखा कि यार हमें शाहीन का रिप्लेसमेंट मिल गया है। शाहीन को मतलब इतना भी कोई सालों से नहीं खेल रहा है कि आप बोलो कि अब उससे मूव ऑन कर जाओ। आई नो फॉर्म बुरी रही है बट स्टिल। तो आकिफ जावेद 3 ओवर में इन्होंने 52 रन का है, दैट इज़ अलॉट। 17.33 की इकॉनमी, अब कंसर्निंग साइंस फॉर मुल्तान। इनके दे हैव टू करेक्ट थिंग्स क्विकली, क्योंकि इन्होंने कितना 123 रन से मैच हारे हैं इसकी वजह से, 120 रन से। तो यार मुश्किल चीज़ें। हाकिफ की अगर बात कहूँ तो सबसे पहले तो ये गलत स्पोर्ट चुन लिया इन्होंने। इनको लॉन्ग जंप में होना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, जितना लंबा रन अप पे। अच्छा, ये मजाक अपनी जगह, अगर सीरियस एस्पेक्ट से देखूँ तो जितना टाइम ये जंप पे लगा रहे हैं उसमें काफ़ी चांसेस क्या ये चीज़ हाईलाइट भी हुई है। एक्सपर्ट्स जुनैद खान ने आई थिंक कही थी, बिल्कुल कही थी कि इनको नी इश्यूज हो सकते हैं एंड माइट बी पॉसिबल कि आगे ये इतनी वर्सन हो कि वो नी सर्जरी की तरफ जा सकती है कहानी। आई होप ना हो, हम गलत प्रूव हों। ये तो सिर्फ जुनैद खान की अब तक प्रिडिक्शन गलत नहीं गई है जब भी बॉलर्स की है। दूसरी चीज़, इतने लंबे जंप की वजह से आप देखो आपका माइंड किस चीज़ पे फोकस होता है, टूवर्ड्स माई रन अप। क्योंकि आप देखें एक सीज़न था वहाब रियाज भी टेस्ट मैच में बॉलिंग रन अप पे आके उन्होंने 6 बॉलें बैक टू बैक वो रुक गए और वो वापसी चल के गए। तो बॉलर के लिए एक रनअप बहुत ज़रूरी है। तो एक बॉलर अगर अपने रनअप पे बेशक टाइम लगा रहा है, बट इनका बहुत कंट्रोवर्शियल रनअप है कि आपको भागते हुए भी तेज़ आना है, देन आपको एक लंबा स्ट्राइड लेके जंप करना है, लैंडिंग फुट भी आपका सही तरीके से लैंड होना चाहिए, फिर रिलीज़। और आप देखें न्यूजीलैंड टूर पे कि उनकी स्विंग उनसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। कितने एक्स्ट्रास दिए थे पाकिस्तान ने जिसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था आकिफ का। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम, आई एम सेइंग कि इनका जो रनअप प्रोसेस, बॉलिंग प्रोसेस है ना, ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, फॉर PSL टीम। बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। तो इसी से मैं बिल्ड अपॉन करूं तो आप एक चीज़ कंसिस्टेंट देखोगे पाकिस्तान की टीम में भी और ये वाली मुल्तान की टीम में भी कि जो लीडर आप कह सको ना वो एज सच मौजूद नहीं था। आई नो हारिस रऊफ वगैरह भी थे, बट आप कहते हो ना अभी इस वक्त शाहीन जैसे कि फॉर एग्जांपल है, तो वो इनको बताते हैं कि देखो बेटा ये तुम्हारे लिए अभी तुम जान मार लोगे, पेस मार लोगे, बट तुम एहसानुल्लाह की मिसाल देखो कि यार वो नहीं चल पाया और उसने मतलब PCB ने भी मिस हैंडल किया और ख़राब हो गया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल स्पेशली इफ़ यू हैव अ पेस लाइक दिस, विच ऑल्सो रिमाइंड्स मी कि अली रज़ा जैसे प्लेयर के लिए भी बहुत ज़रूरत है कि वो अच्छा करे। और अली रज़ा की ही बॉलिंग पे आ जाते हैं जिन्होंने 4 लिया इस मैच में। बहुत अच्छी बॉलिंग की और मेरे हिसाब से एस्टन टर्नर को जो उन्होंने बोल्ड मारा था वो हाईलाइट थी। मैं इनके अंडर 19 के नंबर्स बाय द वे देख रहा था, तो 3 मैचेस ये आई थिंक खेले थे और 9 विकेटें ली थी उनमें 10.66 की बॉलिंग एवरेज से। तो हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विद अली रज़ा? यार इस बॉय को जब मैंने देखा था ना अंडर 19 में, मतलब ऑब्वियसली अंडर 19 हर साल का मैं हर 2 साल में फॉलो करता हूँ, तो काफ़ी क्यूरियस होता हूँ न्यू फेसेस, न्यू नेम्स के। यार इयन बिशप इनके आई थिंक बहुत फैन थे, बहुत। इयन बिशप तो उस टाइम पे कमेंट्री कर रहे थे लाइव, तो वो जो मोमेंट था द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लाइक हम लोग ऑब्वियसली देन अगेन टिपिकल पाकिस्तान माइंडसेट, हमने एक लो टोटल डिफेंड कर रहे हैं एंड वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन आवर बॉलर्स। और देन अगेन अली रज़ा को जैसे ही आप स्पेल में लेकर आ रहे हो, ही इज़ टेकिंग विकेट्स बैक टू बैक। और बस अफसोस इस बात का था कि उनका ऑस्ट्रेलिया ने स्पेल पूरा खेल लिया था एंड देन वी हैड अदर बॉलर्स और वहाँ मैच हार गए थे एंड ही ऑलमोस्ट हैड वन अस दैट मैच और माइट बी पॉसिबल हम फिर सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। तो 15 साल की एज में अंडर 19 में ये परफॉर्मेंस दिया, नॉट इवन 19 ईयर्स, और अभी भी वो पेस 140 प्लस 145 भी आई थिंक हिट कर रहे थे वो। बिल्कुल। द बेस्ट पार्ट इज़ कि लाइन इन लाइन डिसिप्लिन है, पेस अच्छा है और वो डरते नहीं है इस चीज़ से कि उनको अगर कोई बैट्समैन आगे बढ़ के उनको बढ़ चढ़ के मारे तो ही स्टिक्स टू हिज प्लान। वो बहुत अच्छे कनिंग बॉलर हैं और बन सकते हैं इन फ्यूचर में, अगर इतनी यंग एज में इतनी सारी चीज़ें अगर उन्होंने देख ली अंडर 19 लेवल पे कि ही इज़ लीडिंग द पैक एट दैट टाइम। फिर ज़ल्मी का पिक करना, पहला PSL सीज़न, तो ही इज़ टेकिंग इट पॉजिटिवली एंड एक अच्छे राइजिंग स्टार हो जाएंगे। ठीक हो गया। आरिफ याकूब बहुत अच्छे इंक्लूजन। आप कह सकते हो कि यार मेहरान मुमताज़ को ट्राई करना चाहिए था, जो कि मैंने भी कहा था, बट आई रियली अप्रिशिएट बाबर फॉर दिस। हम बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं बट क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू कि इस्लामाबाद यूनाइटेड लास्ट ईयर के अगेंस्ट जो हमने बात की थी कि अच्छी इन्होंने बॉलिंग की, पेनल्टीमेट ओवर किया, इस बार भी 3 विकेट्स ली, तो अच्छा टैक्टिकली यूज़ किया है। क्रेडिट टू बाबर, क्रेडिट टू आरिफ याकूब, जो कि जब जब टाइम मिलता है इम्पैक्ट सब की तरह सॉर्ट ऑफ आते हैं कि यार कभी खिलाते हैं कभी नहीं, जब खिलाते हैं तो वो ज़्यादातर डिलीवर कर रहे हैं। तो गुड साइंस फॉर पेशावर।
नहीं यार, ये तो वही वाला मैच है कि पेनल्टीमेट ओवर जिस तरह गया उनका, उससे एक चीज़ आती है कि वो सिचुएशन से डरते नहीं है. ही नोज़ वेयर टू बॉल, ही नोज़ द प्लान्स के भाई बैट्समैन उनको इस रीजन इस रेडार में मार सकता है. तो दिस इज़ द बेस्ट यूनिकनेस ही हैज़ अमंग्स द बॉलिंग लाइनअप. और बाबर जैसा कैप्टन जो कि उस पर हमेशा इतनी आवाज़ उठी है कि वो रिस्क नहीं लेते, और यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन थी कि आरिफ याकूब ने कॉन्फिडेंस गेन किया है, जब भी तो आज वो प्लेइंग 11 का पार्ट है. एंड ओवर मेहरान मुमताज़ जो हमारे अगले राइजिंग स्टार हैं, तो यहाँ बेशक बस उनको थोड़ा फिटनेस में फिट होना पड़ेगा, अगर ही नीड्स टू बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि फील्ड में आपको फिर हर वक्त छुपाना पड़ेगा, ये काफ़ी मसला आएगा. बट एक एज अ लेग स्पिनर, एज अ स्पेशलिस्ट बॉलर, ज़ल्मी इज़ ऑन ट्रैक और उनको यूज़ करें. ठीक हो गया. आज के मैच की तरफ आते हैं. खैर टेक्निकली तो कल हो गया इस्लामाबाद वर्सेस कराची. एक इजी विन फॉर इस्लामाबाद इन द एंड, क्योंकि उन्होंने 17.1 ओवर्स में चेस कर लिया. अ मॉडेस्ट टोटल ऑफ 128. डू यू थिंक ये विकेट इतनी बुरी थी कि 128 ठीक था, या डू यू थिंक ये अंडर पार था, और क्या स्कोर होता जो कि ठीक होता? यार बेस्ड अपॉन द पिच रिपोर्ट जो मैंने देखी थी, तो 145 वाज योर पार आइडियल कंपेरेटिव टोटल. 145 वाज द टोटल. जो डिफेंड होता काफ़ी इंटरेस्टिंग होता. अब आप कहोगे कि यार ये फिर भी इस्लामाबाद ने जल्दी चेस कर लिया. इसके बहुत सारे रीजंस थे कि एक बॉलिंग फॉर्मेशन सही नहीं थी. सही तरीके से अगर आप देखें, कराची ने अपने स्पिनर्स यूज़ नहीं किए. जितना इस्लामाबाद की बॉलिंग अटैक को मैं क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह शादाब और इमाद ने बॉलिंग की है, टॉप से फिर नसीम हो गए, होल्डर हो गए, फिर नवाज़ को बेशक एक ओवर दिया, बट एटलीस्ट वो ऐसे वक्त पे लेकर आए उनको, यहाँ पे अपना स्पेल फिनिश करना था. ठीक हो गया. तो और आई थिंक कराची को भी हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिए. उनके बैटिंग के मसले उनको सॉर्ट करने पड़ेंगे, उनको थोड़ा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी. क्रेडिट टू इस्लामाबाद बॉलिंग एज वेल. नसीम शाह आज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल्स आई हैव सीन उनका PSL में. क्योंकि कभी भी हमें लगता है कि पीक पे या फुल फ्लो में उस तरह से हमें बॉलिंग करते हुए नहीं दिखे, बट आज हमें दिखे. तो हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विद नसीम शाह? यार आई एम क्वाइट हैप्पी एंड पॉजिटिव, बिकॉज पाकिस्तान कलर्स में भी इतने ऑफ जा रहे थे, उनको हर कोई ऑर्डिनरी बैट्समैन भी इतने आराम से ड्राइव खेल रहा है, स्ट्राइक रोटेट कर रहा था. तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से उनकी स्विंग मूवमेंट जा रही थी, ही वॉज बॉलिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि अगर बैट्समैन उनको हट के मारना चाह रहा है तो वो वाइड बाउंसर करा दे रहे हैं अवे फ्रॉम द बैट्समैन's बैट. तो बहुत अच्छा लगा. हाँ, एंड में थोड़े वो उनकी बॉल अब्बास आफरीदी ने प्रिडिक्ट करके 3 जो 6 लगा दिए, तो वो काफ़ी मैं हद तक कहूँगा कि चलो वो टेल एंडर था, एंड ही थॉट कि एक परफेक्ट यॉर्कर मैं मारूंगा. वहाँ गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान के. कल को 8 के नंबर पे आप अब्बास अफरीदी को खिलाते हो तो अच्छे एक बैटर हो. नहीं, ये चीज़ भी अच्छी है कि हाँ, कि वो जिस तरह की अप्रोच, और एटलीस्ट जैसे हमारे पास हमने देखा अबरार को बैट तक स्विंग करना प्रॉपर नहीं आ रहा. वो स्ट्रेट ड्राइव आपको याद हो टेस्ट में बड़ी अच्छी मार वो एक लग गई थी. ये तो आप क्रिस मार्टिन की बात कर रहे हैं. क्रिस मार्टिन जो गंजे से न्यूजीलैंड के होते थे, उनकी बैटिंग एवरेज ही 2-3 चल रही होती थी, और न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स एट दैट टाइम जब 2 रन से ज़्यादा बनते थे तो दे यूज्ड टू शाउट लाइक दे वन अ वर्ल्ड कप. और क्रिस मार्टिन भाग रहे, क्राउड तालियां बजा रहे. तो अबरार वाली चीज़ भी वैसी है. अरे ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, लोअर ऑर्डर बैटर्स. आपने नोट किया होगा कि अब दुनिया में साउथ अफ्रीका का अगर आप एक हटा लेते हैं, तो बाकी टीम्स भी ना बॉलर्स काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं इन T20 के. व्हाट शॉट्स टू प्ले, या किस तरीके से आप बैट प्लेस करो कि बॉल खुद ही एज लग के, इनसाइड एज लग के, चाइनीज़ कट लग के चली जाए, इसमें आपके रन्स आ जाए. पाकिस्तान की अगर आप टेल एंडर्स को देखो तो बेचारे अपार्ट फ्रॉम नसीम शाह कोई भी मुझे इतना उस तरह से डिलीवर, मतलब आप उनसे, आप, मैं नहीं कह रहा एक्सपेक्टेशन रखो, बट एक होता है ना फ्रूटफुल कुछ रन्स के, हाँ भाई कर जाएंगे. वैसे दूसरी टीम्स कर रही हैं अभी ओवर द ईयर्स. इंडिया की टीम देख लो आप, न्यूजीलैंड में देख लो आप. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है कि अब्बास आफरीदी, जो कि वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं फॉर पाकिस्तान स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड कप T20 हो गया. फिर अगर इस्लामाबाद की बैटिंग की तरफ आ जाएं, आज आज़म खान को उन्होंने ओपनर भेजा था. तो हम अमूमन देखते हैं ना कि यार स्पिन बैशर कंसिडर किया जाता है मिडिल ऑर्डर में आके, लेकिन क्योंकि अब इनके पास एक पूरा झमघट्टा बन गया, नवाज़ को भी इन्होंने खिला लिया, अभी सलमान आगा इंजर्ड हैं, जो वो वापस आएंगे, वो एक और मिडिल ऑर्डर में प्लेयर होने, तो उन्होंने आज़म को ऊपर भेजा.
स्पिन के अगेंस्ट नो डाउट इनके बहुत अच्छे नंबर्स हैं. अगर ओवरऑल करियर की बात करें तो T20 में 140.72 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन फास्ट बॉलर के अगेंस्ट 146.69 का स्ट्राइक रेट है, विच इज़ इवन हायर देन जो उनका स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट था. तो आई थिंक अ वेरी गुड टैक्टिकल मूव. इससे इनके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि कॉलिन मंरो को भी ड्रॉप कर सकते हैं. इससे एक मिडिल ऑर्डर में स्पॉट भी खोल सकते हैं जो कि सलमान आगा ऑक्यूपाई कर लें. तो वेरी गुड एनालिसिस कह लो या टैक्टिक्स कह लो फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड. ये जीनियस मूव था. ये मूव क्यों लिया गया? आपको पता है आपकी प्लैटिनम पे इंजर्ड हो गई, रिप्लेसमेंट नहीं आ रहा है, और आपको पता है एंड्रेस गोस जो हैं वो एक यूएस विकेट कीपर बैट्समैन है और उन्होंने इतनी कंपेटिव लीग्स अब तक नहीं खेली. ये PSL वन ऑफ दी कंपेटिव होगी उनके लिए MLC के बाद. तो यहाँ पे उनको इस तरह यूटिलाइज़ करना कि यार एक लोकल को लेके जाओ ऊपर और आप ओवरसीज़ स्पॉट को सेव करो, कहीं नीचे लो ऑर्डर में आपको कहीं यूटिलाइज हो जाए या आपको जाना ही ना पड़े इस चीज़ से. तो इस्लामाबाद हैज़ बीन नोन फॉर यूजिंग दीज टैक्टिक्स क्योंकि दे वांट कि दे ऑलवेज रिलाई ऑन देयर पास में यंगस्टर्स. एक मुझे याद है रोहिल नज़ीर भी जब इस्लामाबाद के लिए खेलते थे तो उस टाइम पे ऑब्वियसली विकेट कीपर बैट्समैन का होना पाकिस्तान का लोकल रेयर कमोडिटी एक होती थी कि कोई तो उठे. मोइन मतलब कामरान अकमल सरफराज के बाद भी हमारे पास कोई ऐसा रेगुलर आया नहीं. राशिद लतीफ़ मोइन खान के वक्त भी ऐसा ही था. बट इस्लामाबाद यूज टू गिव चांसेस टू सच प्लेयर्स. तो ये हमेशा से इनका पैटर्न रहा है. डेफिनेटली क्रेडिट टू देम. और फिर शादाब ने एक बैटिंग में भी कैप्टन इनिंग्स खेली 47 ऑफ 40 बॉल्स. इस पिच के हिसाब से तो बहुत अच्छे थे. साहिबजादा फरहान ऑलरेडी हमने काफ़ी बात कर ली है, बट क्रेडिट टू हिम. इस पिच पे भी 166 की स्ट्राइक रेट से खेलना, पावर प्ले को फुली यूज़ किया. बॉलिंग में नॉट मच फॉर कराची. आई थिंक अंडर पार टोटल था, कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते थे. बट अगेन हसन अली ने विकेट्स ली. इस पॉडकास्ट में हमने हसन अली के बॉलिंग की बात की है या नहीं की, क्योंकि मैं 2 रिकॉर्ड करते हुए भूल चुका हूँ. इसमें हमने शायद नहीं की. नहीं, हमने बात की है इस बारे में कि किस तरह हाँ सेकंड हाई से ठीक हो गया. तो आई थिंक वीव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स और मैचेस भी कवर कर दिए. आगे जाके जो कोई अगर टॉकिंग पॉइंट्स आए इसके साथ हम बात करेंगे. तो एंडिंग में अगर आप टूर्नामेंट को बात किस तरह देख रहे हो आगे जाते हुए, डू यू थिंक के कम्पिटिटिव होंगे या क्या चेंजेस देख रहे हो? यार हम दिस टूर्नामेंट हैज़ बीन क्वाइट फ़नी. जब मुल्तान और लाहौर में के लेग में जब मैचेस जाएंगे तो आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी, काफ़ी शफलिंग नज़र आएगी इन टर्म्स ऑफ विक्ट्रीज एज वेल, जो प्रेडिक्शंस आप कर रहे हो. ऑब्वियसली मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा टीम ओनर्स हो, मैनेजमेंट हो, कि यार अभी आप रैंटिंग ना करो इतनी कि हमारा स्केड्यूल ऐसा हो गया वैसा हो गया. यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग. पहले आपके होम गेम्स हो रहे थे, अब किसी और के होम गेम्स पहले हो रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल. और सबके प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं या विड्रॉ करते हैं. जल्मी का भी प्लेयर गया है, इस्लामाबाद का भी गया है, तो मुल्तान का भी. एग्जैक्टली. नाहिद राना अवेलेबल नहीं अवेलेबल. वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, क्या पता वो इंजरी हो जाए या स्ट्रेस फ्रैक्चर कुछ भी हो जाए, तो इस्लामाबाद जल्मी सफ़र करेगा ना भाई. बट दैट डजंट मीन कि उस बात. इवन कोयटा के मार्क चैपमैन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक ही फ्रेंचाइज ओनर जो कि कंप्लेन किए जा रहे हैं. एग्जैक्टली ना, आप सबको ये चीज़ फेस करनी पड़ी एंड यू विल हैव टू फेस दिस इन नियर फ्यूचर एज वेल, क्योंकि आप एक प्रोमिनेंट प्रॉपर टॉप लीग के साथ compete कर रहे हो. तो वहाँ से या तो इशू आएगा, या तो इतनी ज़्यादा लीग्स खेल के जब प्लेयर आपके पास आ रहे हैं तो वो इंजरी है या किसी की फैमिली प्लान वेकेशन है, वो बोल रहा है मैं 2 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ, कोई प्लेयर कह रहा है 3 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ. ये रहेगा यार. जो है लॉट लर्न फ्रॉम इस्लामाबाद के, वो इसमें भी इतना. आई थिंक लर्न फ्रॉम पेशावर, क्योंकि वो उनके पास तो होम स्टेडियम भी कभी मुल्तान है उनका होम, कभी पिंडी है, कभी कराची है. बट स्टिल वो कम से कम एक प्रेजेंटेबल टीम रख के फाइट तो कर रहे हैं. 2 ख़राब मैचेस के बाद एक मैच जीतना इतने मार्जिन से. नहीं, मैं वही कहूँगा ना कि देखो उनके पास तो आप जब से कोर बिल्ड करते हो तो आपको पता है कि इस ग्राउंड में आपने ज़्यादातर खेलना है. फॉर एग्जांपल मोहम्मद अली अभी तो ये अप्रैल में हो गया इसलिए रिटेन नहीं किया, वरना वो रिटेन होते क्योंकि वो मुल्तान के ग्राउंड को सूट करते हैं और उनको पता था. अब पेशावर का क्या है, हर बार नया होम स्टेडियम हो सकता है, हर बार एक होप दी जाती है कि पेशावर का जो कौन सा स्टेडियम है, अरबाब न्याज, वो तैयार हो जाएगा. आप फिक्र नहीं करें, ज़ल्मी टीवी पे आप होस्ट जल्द होने वाले. मैं फिर इसको टेक केयर कर लूंगा अकेले. आप मेरे साथ होंगे, आप पूरा पॉडकास्ट हम ज़ल्मी टीवी पे लेके जाएंगे. हमारे साथ एक और भी हमारे अजीज दोस्त हैं, उनको भी बुला लेंगे हम. और इंशाल्लाह अजीज दोस्त का भी हम डेब्यू कराएंगे. इनका भी तो डेब्यू इधर करवाना है. लोगों ने अब तक सिर्फ इनका नाम और टीजर ही दिया हमने कि इनका स्टैट्स और इनकी बातें
क्योंकि ये फिर शक्ल भी आनी चाहिए, आवाज़ भी आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पॉपुलर तरीन बंदे। तो खैर इसके साथ इसको ख़त्म करते हैं। इंटरेस्टिंग मैचेस हुए, वन साइडेड ज़रूर हुए, बट प्लेंटी ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स। होपफुली आगे जाके थोड़े से कंपेटिटिव मैचेस भी हों, लास्ट ओवर फिनिशेस तक जाएं, क्योंकि इस तो पूरे वीक में कोई कंपेटिटिव मैच नहीं हुआ, बट ये लीग के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली व्हेन यू आर कम्पीटिंग विद IPL, कि आपको डाउन टू द वायर देखने को मिले मैचेस, और फ्यूचर में भी अगर प्रॉस्पर करना है तो ये चीज़ ज़रूरी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और वीडियोज़ आती रहेंगी, एनालिसिस वगैरह चलता रहेगा, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।